शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अगर मास्टर अल्केमिस्ट काफी परेशान था तो वह अपना बदला लेने के लिए अपनी सेवाएं किसी बड़ी ताकत को बेचने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर सकता था। खासकर अब जबकि मास्टर अल्केमिस्ट के पास एक हाई मैच के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी, ये ताकतें इस बारे में जानने के बाद कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगी। ठीक है, मैं समझ गया, विलियम ने थोड़ा सोचने के बाद समझा। ये पता चला कि उसके पिछले कदम वास्तव में मेहरा परिवार के लिए एक अच्छा कदम थे। मूल रूप से वह इस बात से निराश था कि उसने इस चचेरे भाई के खिलाफ काम किया था और अंत में उसके सामने झुक गया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि झुकने से वास्तव में मेहरा परिवार के लिए एक सौदा सुरक्षित हो जाएगा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, अगर उसने अपने चचेरे भाई के खिलाफ खुद को खड़ा करने पर जोर दिया होता तो वह रेवन की तरह खत्म हो जाता, ओकलैंड वापस जाता और शायद जवाबी कार्रवाई के लिए एक सेना इकट्ठा करता। और इस बीच वॉटसन परिवार ही वह हो सकता था जो उसके मास्टर अल्केमिस्ट चचेरे भाई के साथ व्यवहार कर रहा था। विलियम जानता था कि इस चचेरे भाई को पारिवारिक रिश्तों की कोई समझ नहीं थी। उसने मेहरा परिवार को नेदर आयरन और बेचने का फैसला सिर्फ अपने आगे के रास्ते की तैयारी के लिए किया। विलियम का मानना था कि अगर वॉटसन परिवार पहले आता, सही रवैया और सही कीमत के साथ, तो उसका ये चचेरा भाई नेदर आयरन और को वॉटसन परिवार को बेचने का फैसला करता। तब ये पूरी तरह से अलग स्थिति होती। ये सोचकर कि यह कितना मुश्किल काम था, विलियम की पीठ पर ठंडा पसीना टपकने लगा। भगवान का शुक्र है कि मैंने हार मान ली, वरना मैं ही जमीन पर पटक कर जल जाता। तो चचेरे भाई विलियम, आप उन 5वीं रैंक के जादूगरों को सावधानी से प्रशिक्षित कर रहे हैं, है ना? मैं उन्हें अगले महीने तक एक विशेष प्रशिक्षण मैदान खोजने में मदद करूंगा। विशेष प्रशिक्षण मैदान? हाँ, मरे हुए जीवों से भरा एक प्रशिक्षण मैदान। आरव मेहरा के समझाने के बाद उसने खनन कठपुतली उत्पादन की जांच करने के लिए कीमिया कार्यशाला को देखने के लिए गिल्डेड रोज छोड़ने की योजना बनाई। आरव मेहरा 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक प्रिंस डूम में रहा था और प्लानर पाथ रिचार्जिंग कूलडाउन पहले ही खत्म हो चुका था। वह अभी तक इसके लिए नहीं निकला था क्योंकि उसे खनन कठपुतलियों के इस बैच की जरूरत थी। रुको चचेरे भाई, लेकिन विलियम ने उसे उठते ही रोक दिया। क्या है? मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे सोलोन नाम का एक महान जादूगर मिला। उसने कहा कि वह सेज टॉवर के सोलोमन का शिष्य था। उसने ये भी कहा कि सोलोमन तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ रहा है और तुम्हें वहां जाने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। सोलोमन मुझे ढूंढ रहा है। आरव मेहरा ने अपने गाल को खरोंचा, ये सोचते हुए कि वह क्या चाहता है। वह सोलोमन के जरिए क्लाउड टॉवर के साथ संबंध स्थापित करने और फिर क्लाउड टॉवर से ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल उधार लेने के बारे में सोच रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सोलोमन ही सबसे पहले उससे मिलने आएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, लेकिन गिल्डेड रोज से जाने से पहले उसने कहा, ओह ठीक है चचेरे भाई विलियम, अगर आपके पास समय है तो क्या आप कीमिया कार्यशाला में जाकर पूछ सकते हैं कि खनन कठपुतलियों के उस बैच के साथ वे कब समाप्त होंगे? हाँ, कोई समस्या नहीं है। आरव मेहरा ने गिल्डेड रोज से विदा ली और जल्दी से सेज टॉवर पर पहुंच गया। महान जादूगर मेहरा, आप आखिरकार आ गए। सोलन पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था जब आरव मेहरा दौड़कर आया और वह अभी भी बहुत चिंतित दिख रहा था। क्या हो रहा है? आरव मेहरा को अजीब लगा। जब से वे मिले थे, सोलोन हमेशा बहुत शांत रहा था। वह शायद ही कभी अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करता था। यहाँ तक कि जब आरव मेहरा महान जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ा, तब भी सोलोन खुद को थोड़ा भूल गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। चलते चलते बात करते हैं, टीचर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। दोनों सेज टॉवर में घुसे और तेजी से घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। गुड मॉर्निंग ग्रेट मैज मेहरा। जब आरव मेहरा अपने अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए तो सोलोमन उनका स्वागत करने के लिए उठे। गुड मॉर्निंग हाई मैज सोलोमन। आरव मेहरा के अभिवादन के बाद वे सोलोमन के साथ बैठ गए, लेकिन उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। आरव मेहरा को अच्छी तरह याद था कि ब्लैक हॉर्न नीलामी के दौरान उन्होंने सोलोमन को फेस ऑफ के दौरान हेल डिस्ट्रॉय मंत्र जीतने में मदद करने के लिए कई लाख गोल्ड निकाले थे। ये सेज टॉवर की प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करने के बराबर था, लेकिन उस समय हाई मैज ने उन्हें केवल कृपया अंदर आएं कहकर अपने बॉक्स में आमंत्रित किया था और उनका स्वागत करने के लिए उठे बिना मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन किया था। लेकिन आज सोलोमन वास्तव में उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। दूसरे शब्दों में, आज का मामला सेज टॉवर के गौरव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। निश्चित रूप से दोनों के बैठने के बाद सोलोमन ने विनम्रता का आदान प्रदान नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। महान जादूगर मेहरा, मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा, मैंने सोलोन से आज आपको आने के लिए कहा था क्योंकि एक मामला है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि मैं उच्च जादूगर सोलोमन के लिए क्या कर सकता हूँ। आरव मेहरा का वाक्य बहुत सम्मानजनक लग रहा था, लेकिन ये कुछ न कहने जैसा ही था। हाँ, सोलोमन ने ठहाका लगाया। इतने सालों तक थाउजेंड सल सिटी की चोटी पर खड़े रहने के बाद उसने सभी तरह के लोगों को देखा था।
आरव मेहरा की बातें सुनकर उसे पता था कि उसे पहले उसे बताना चाहिए कि यह किस बारे में है, अन्यथा युवा महान जादूगर सकारात्मक जवाब नहीं देगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको कुछ महीने पहले सेज टॉवर की लाइब्रेरी में एक किताब देखने की याद है, ये फेनरुसेन फॉर्मूला के बारे में थी। फेनरुसेन फॉर्मूला, मुझे याद है। जब सोलोमन ने यह बात उठाई तो उसे वह दौर याद आ गया। उस समय वह उलझन में था, इसलिए वह सेज टॉवर की लाइब्रेरी में वर्तमान युग के बारे में किताबें पढ़ने चला गया था, और जब वह उग गया तो उसने समय बिताने के लिए कुछ हल्का फुल्का पढ़ा। फेनरुसेन फॉर्मूला पर किताब बाद की किताबों में से एक थी। इस बारे में मुझे पहले आपसे माफ़ी मांगनी है। ये कहने के बाद सोलोमन खड़ा हुआ और हैरान आरव मेहरा और सोलोन के सामने झुक गया। हाय मैच सोलोमन, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आरव मेहरा ने जल्दी से सोलोमन को खड़े होने में मदद की। कोई मजाक नहीं, सोलोमन की शक्ति ने दर्जनों वर्षों तक थाउजेंड सल सिटी को हिलाकर रख दिया था। कई लोगों की नज़र में उन्हें थाउजेंड सल सिटी का संरक्षक माना जाता था। अगर वह किसी के सामने झुकता तो जनता नाराज हो जाती। नहीं नहीं, महान जादूगर मेहरा, मेरी बात सुनो। आरव मेहरा ने उसे बैठने में मदद की। उसके बाद सोलोमन को खांसी आ गई। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी और कहा, जब सोलोमन ने मुझे बताया कि एक प्रथम श्रेणी का जादूगर फेनरुसेन फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई, और आपकी स्वीकृति के बिना मैंने टेम्पोरल रिकॉल का इस्तेमाल किया। हाँ, उच्च जादूगर सोलोमन, आप बहुत विनम्र हैं। आरव मेहरा ने ठहाका लगाया। वह उस समय केवल प्रथम श्रेणी का जादूगर था। उच्च जादूगर की आंखों के सामने गोपनीयता की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर उसके पास अब सोलोमन के बराबर खड़े होने की योग्यता नहीं होती तो शायद उसे यह माफ़ी कभी नहीं सुननी पड़ती। उस समय मैंने आपके मुंह से 4 डेटा निकाले। पता चला कि यह इस तरह था। ये सुनकर आरव मेहरा को अचानक लगा कि यह बहुत मज़ेदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि सोलोमन ने मुझ पर इतना ध्यान दिया। पता चला कि यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसने फेनरुसेन फॉर्मूला पढ़ते समय डेटा के 4 टुकड़ों के बारे में लापरवाही से बड़बड़ाया था। ये काफ़ी संयोग था क्योंकि भविष्य में डेटा के ये 4 टुकड़े सभी को पता होंगे। कई जादूगरों ने उनका उपयोग चुटकुले बनाने के लिए करना पसंद किया, और यह इस हद तक पहुंच गया कि चुटकुले इतने अधिक इस्तेमाल किए गए कि वे चलने वाले चुटकुले बन गए। ये कहा जा सकता है कि आरव मेहरा उन चुटकुलों को सुनते हुए बड़ा हुआ था, इसलिए जब उसने फेनरुसेन फॉर्मूला पढ़ा तो उसने डेटा के उन 4 टुकड़ों के बारे में लापरवाही से बड़बड़ाया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सोलोमन ने इसे देखा होगा। मैंने तब अपने शिक्षक को एक पत्र लिखा क्योंकि मुझे पता था कि वे हमेशा फेनरुसेन फॉर्मूला पर शोध कर रहे थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने जवाब दिया और मुझे बताया कि फेनरुसेन शोध ने कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है, और यह सब उन 4 डेटा के कारण हुआ था। हाँ, आरव मेहरा को यह बहुत अजीब नहीं लगा। फेनरुसेन फॉर्मूला के मुख्य भाग डेटा के वे 4 टुकड़े थे, बाकी सिर्फ विवरण थे। ओह ठीक है महान जादूगर मेहरा, मैं आपको परिचय देना भूल गया। मेरे शिक्षक का नाम जोई है, क्लाउड टॉवर के स्टार सेज जोई। सोलोमन ने देखा कि यद्यपि यह युवा महान जादूगर हमेशा बहुत सम्मानजनक और विनम्र रहा था, लेकिन वह इस मामले में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस प्रकार सोलोमन ने अपने दांत पीस लिए और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने हाल ही में मुझे एक और पत्र भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि आप क्लाउड टॉवर में शामिल हो सकते हैं और फेनरुसेन शोध में भाग ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ सोलोमन रुक गया और धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखें स्थिर रूप से आरव मेहरा को घूर रही थीं, ये देखना चाहती थीं कि युवा महान जादूगर से किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। क्या ये सदमा और अविश्वास होगा या एनिमेटेड परमानंद? सोलोमन ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, इससे पहले कि आरव मेहरा ने सीधे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। सोलोमन स्तब्ध रह गया। आरव मेहरा को देखते हुए उसकी निगाहें खाली थीं और उसे संभलने में कुछ समय लगा। यह सदमा नहीं था, यह उत्साह नहीं था, यह एक स्पष्ट इनकार था। आप कैसे मना कर सकते थे? सोलोमन समझ नहीं पाया। वह सेज टॉवर है, वह स्टार सेज जोई है। क्या आप बहुत उत्साहित हो गए और अपना उत्तर गड़बड़ा दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते कि क्लाउड टॉवर एंड्रूसा की 2 महान जादूगर शक्तियों में से एक है? क्लाउड टॉवर में प्रवेश करना जादू के शिखर तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते कि स्टार सेज जोई मेरे शिक्षक हैं, जो लोगों के बीच एक महान जादूगर हैं? आप इस तरह नहीं कैसे कह सकते हैं? इस समय सोलोमन भी आरव मेहरा के माथे को छूना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह महान जादूगर बीमार है। इस तरह का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। हालांकि सोलोमन आज बहुत विनम्र था, यहाँ तक कि उसने राजीव मेहरा का स्वागत किया और माफ़ी भी मांगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे अपने प्रस्ताव के बारे में दृढ़ता से महसूस नहीं हुआ। हालांकि मैंने आपके 4 डेटा को चुपके से सुन लिया था, मैंने आपको क्लाउड टॉवर का परिचय भी दिया। यह एहसान छोटा नहीं है, आप निश्चित रूप से इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर यह पहले होता तो सोलोमन को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसे इस एहसान से क्या मिला, लेकिन हर दिन गिल्डेड रोज के बढ़ने और आरव मेहरा की ताकत के और अधिक रहस्यमय होने के साथ सोलोमन को लगा कि यह एहसान वास्तव में ज़रूरी था। मैं इस समय इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या मैं अभी भी कुछ और साल जी सकता हूँ? सोलोमन अपनी विरासत के बारे में चिंतित था। मैं कैसे नहीं जान सकता कि मेरा शरीर किस अवस्था में है? ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगले 10 से 20 साल तक जी पाऊंगा।
जब मैं मरूंगा तो सेज टॉवर की स्थिति अच्छी नहीं होगी। मैं अभी सेज टॉवर के लिए जो कर सकता हूँ वह यह है कि इस युवा महान जादूगर को मेरा ऋणी महसूस कराऊं और इस तरह भविष्य में सेज टॉवर उस युवा के संरक्षण में कुछ 100 साल तक शांति से रह सकेगा। लेकिन सोलोमन ने वास्तव में नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष अप्रत्याशित रूप से इस तरह का उत्तर देगा। ये तर्कसंगत नहीं है उच्च जादूगर सोलोमन, ये वास्तव में असंभव है। इससे पहले कि सोलोमन उसे समझाने की कोशिश कर पाता, आरव मेहरा ने दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया। लेकिन फिर उसने सोलोमन को जोरदार खांसी करते हुए सुना, इसलिए उसने अपने शब्दों को थोड़ा कम किया। कम से कम इस समय तो नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? आरव मेहरा ने एक ऐसा उत्तर देने से पहले थोड़ा सोचा जिसे वास्तव में उत्तर नहीं माना जा सकता था। मैं इस समय 1000 सल सिटी नहीं छोड़ सकता। सच कहूं तो आरव मेहरा क्लाउड टॉवर में प्रवेश करने के खिलाफ नहीं था। राज्य में जादूगरों की 2 प्रमुख ताकतों में से एक के रूप में उनके पास ऐसे संसाधन थे जो किसी को भी ईर्ष्यालु महसूस करा सकते थे। आरव मेहरा का मानना था कि क्लाउड टॉवर के संसाधनों की मदद से उसे हाई मैच रैंक तक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक समय आधे साल तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आरव मेहरा क्लाउड टॉवर की महिमा के बारे में जानते थे जो प्लेन कॉलोनाइजेशन एरा और पीक मैजिक एरा तक चलती थी। ये तब तक चला जब तक नोसेंट का मान धीरे धीरे समाप्त नहीं हो गया और क्लाउड टॉवर धीरे धीरे अन्य ताकतों के साथ गिर गया। अगर वह क्लाउड टॉवर में शामिल हो जाता तो वह इस ऊंचे पेड़ पर भरोसा कर पाता जो कई दर्जन सहस्राब्दियों तक खड़ा रहा। स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी वह ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल था। स्टार सेज जोई के समर्थन के साथ उस ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल को उधार लेने की कोशिश करते समय शायद बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं होगा। दुर्भाग्य से वह 1000 सल सिटी नहीं छोड़ सका। सबसे पहले बोन प्लेन की वजह से उसे अभी तक बुक ऑफ डेथ नहीं मिली थी, इसलिए बोन प्लेन का कंट्रोल सेंटर अभी भी उस इलाके में था। आरव मेहरा को अभी भी बोन प्लेन में कहीं भी और कभी भी प्रवेश करने और बाहर निकलने की क्षमता हासिल करने की जरूरत थी। इस समय क्लाउड टॉवर में शामिल होने के लिए 1000 सल सिटी को छोड़ना बोन प्लेन को छोड़ने के समान था। वहां बारोव की कब्र भी थी। पहले आरव मेहरा को केवल पुनर्जन्म की आंखों में दिलचस्पी थी, लेकिन शॉन के साथ मास्टर स्लेव अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आरव मेहरा को एहसास हुआ कि कब्र एक बहुत बड़ा खजाना है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आरव मेहरा कब्र पर कब्जा करने में सक्षम होते तो एक और क्लाउड टॉवर बनाना कोई समस्या नहीं होती। इतनी बड़ी दौलत आरव मेहरा इसे जहर कोहरे की घाटी में सोते हुए कैसे देख सकता था? दुर्भाग्य से वह सोलोमन को ये कारण नहीं बता सका। महान जादूगर मेहरा, ये वाकई एक मुश्किल अवसर है। सोलोमन ने स्वार्थी इच्छा से उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश की। उसे अभी भी उम्मीद थी कि आरव मेहरा उसकी सिफारिश पर क्लाउड टॉवर में प्रवेश करेगा। आखिरकार क्लाउड टॉवर के संसाधन हजारों सल सिटी में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बिल्कुल भी नहीं थे। अगर यह युवा महान जादूगर उस जगह में प्रवेश कर सकता है तो 30 साल की उम्र से पहले उसका हाई जादूगर बनने में कोई समस्या नहीं होगी और वह 50 की उम्र में भी आर्कमेज बन सकता है। ये वाकई एक दुर्लभ अवसर था। कई जादूगर अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं और शायद ऐसा मौका न पा सकें। और सोलोमन वाकई नहीं चाहता था कि इतना प्रतिभाशाली युवा महान जादूगर किसी निजी मामले की वजह से ऐसा दुर्लभ अवसर चूक जाए। दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने फिर भी जवाब में अपना सिर हिलाया। हाँ, सोलोमन ने निराशा में आह भरी। उच्च जादूगर सोलोमन, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मेरे पास वास्तव में कुछ विशेष कारण है। मैं 1000 सल सिटी नहीं छोड़ सकता। इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे फेनरुसिन फॉर्मूले की कुछ समझ है। अगर सम्मानित स्टार सेज जोई की दिलचस्पी है तो मैं अपने कुछ कच्चे विचार लिख सकता हूं और आप उन्हें उन तक पहुंचा सकते हैं। क्या न हो, तुम रुको और मैं अभी अपने शिक्षक से पूछूंगा। सोलोमन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए रिसेप्शन रूम छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सोलोमन सेज टॉवर के शीर्ष पर एक गुप्त कमरे में दिखाई दिया। कमरा बहुत सनकरा था और कुछ किताबों और स्क्रॉल के अलावा केवल एक विशाल क्रिस्टल बॉल थी। सोलोमन अब उस विशाल क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ा था और उसने गहरी आवाज में कुछ पंक्तियां पढ़ीं। फिर क्रिस्टल बॉल में एक बूढ़ा भूरे बालों वाला जादूगर दिखाई दिया। शिक्षक, सोलोमन की आवाज श्रद्धा से भरी थी। अगर कोई इसे देखता तो तुरंत सोचता कि यह बिल्कुल सोलोमन की तरह लग रहा है जब वह सोलोमन के सामने खड़ा था। सोलोमन, ये किस तरह का भाव है? मुझे मत बताओ कि उस युवा महान जादूगर के साथ बातचीत टूट गई। बूढ़ा जादूगर अभी भी अपने काम में व्यस्त था और अधीरता से पूछ रहा था। इससे ये देखा जा सकता था कि शिष्य दोष कुछ ऐसा था जो विरासत में मिला था। नहीं नहीं, लेकिन गुरु, यह महान जादूगर मेहरा शायद क्लाउड टॉवर में नहीं आ पाएगा। इन शब्दों पर सोलोमन ने देखा कि बूढ़े जादूगर की अभिव्यक्ति काफी अप्रिय हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, नहीं 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 गुरु, गलत मत समझो। मेरा मतलब था कि यह महान जादूगर मेहरा फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में भाग लेने के लिए बहुत इच्छुक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह क्लाउड टॉवर में नहीं जा सकता है। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? क्या तुम अपने शिक्षक को डराने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, सोलोमन ने जल्दी से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गुरु। मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये राजीव मेहरा एक दुर्लभ प्रतिभा है। वह केवल आधे साल पहले एक जादू प्रशिक्षु था, लेकिन अब वह एक महान जादूगर है।
अगर इस तरह की प्रतिभा क्लाउड टॉवर में शामिल हो सकती है और शिक्षक के संकेत प्राप्त कर सकती है तो उसका भविष्य बेहद उज्ज्वल होगा और एक महापुरुष बनना असंभव नहीं होगा। सोलोमन, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बताता हूँ। सोलोमन के विचारों को सुनने के बाद जोई ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। आपको लगता है कि जादू के ज्ञान में उसकी उपलब्धि के साथ उसे अभी भी मेरे संकेतों की आवश्यकता होगी, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यह किसी के द्वारा उसे जानकारी दिए जाने के कारण हुआ था? हाँ, तो बात यहीं खत्म हो गई, है न? अगर किसी ने उसे पहले से ही इस तरह का ज्ञान सिखाया है तो क्या मैं उसे संकेत देकर मुसीबत मोल नहीं लूंगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर वह शोध में भाग लेने के लिए तैयार है तो क्लाउड टॉवर में नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं। उसे यह क्रिस्टल बॉल दे दो ताकि वह कभी भी क्लाउड टॉवर से संपर्क कर सके। ठीक है। सोलोमन ने रिसेप्शन रूम में लौटने से पहले अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसके बाद बातचीत बहुत सहज थी। आरव मेहरा को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी और वह क्रिस्टल बॉल के जरिए शोध में भाग लेने के लिए आसानी से सहमत हो गया। वास्तव में जब आरव मेहरा जा रहा था तो उसे सोलोमन ने फिर से बुलाया। ओह ठीक है मेहरा, किसी कारण से एश टॉवर बहुत बड़ी चालें चल रहा है। उन्होंने पहले ही 1000 सल सिटी की कई सेनाओं पर हमला किया है। आप हाल ही में काफ़ी घूम रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। आखिरकार आपने पिछली ब्लैक हॉर्न नीलामी में उनकी प्रतिष्ठा खो दी थी। ठीक है, चेतावनी के लिए धन्यवाद हाई मैज सोलोमन। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और सेज टॉवर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने सोलोमन के विदाई शब्दों के बारे में थोड़ा और सोचा। एश टॉवर ने इतनी बड़ी चाल क्यों चली? आरव मेहरा के पास कुछ अनुमान थे। सबसे अधिक संभावना है कि इसका संबंध कॉलिन नामक उस युवक से था जिसे उसने पॉइजन फॉग कैनियन में बचाया था। वापस आने के बाद से उसने कॉलिन को फिर कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि लौटने के बाद उसे कॉलिन से बात करनी होगी। ऐसा युवा 9वीं रैंक का तलवारबाज दुर्लभ था और अगर ठीक से पाला पोसा जाए तो गिल्डेड रोज के भाड़े के समूह में भविष्य में एक तलवार संत हो सकता है। उसे इस तरह की प्रतिभा को एश टॉवर द्वारा छीने जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन अंत में गिल्डेड रोज में लौटने के बाद आरव मेहरा के पास सेज टॉवर के लोगों के आने से पहले कॉलिन की तलाश करने का समय नहीं था। सोलोमन के आदेश पर एक महान जादूगर और 2 कीमियागर विशाल क्रिस्टल बॉल स्थापित करने के लिए गिल्डेड रोज में आए। जल्द ही उन तीनों ने बिना किसी समस्या के आरव मेहरा की कीमिया प्रयोगशाला में विशाल क्रिस्टल बॉल स्थापित कर दी। उन्हें विदा करने के बाद आरव मेहरा ने धीरे से वह मंत्र पढ़ा जो सोलोमन ने उसे बताया था। फिर क्रिस्टल बॉल पर एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। हाय मेहरा, मैं क्लाउड टॉवर का जोई हूँ। आप मुझे बस जोई कह सकते हैं। हाँ सर, जोई मजाक कर रहे हैं। किसी और ने सोचा होगा कि यह एक सीधा और स्पष्ट बूढ़ा आदमी है, लेकिन आरव मेहरा ने खस्ताहाल पुस्तकालय में उस स्टार सेज जोई के बारे में कई अफवाहें पढ़ी थीं। सोलोमन का इतना अनुचित होना पूरी तरह से उस बूढ़े आदमी की शिक्षाओं के कारण था। अगर आरव मेहरा ने वाकई सोचा कि यह एक ईमानदार बूढ़ा आदमी है और उसे सिर्फ जोई कहकर पुकारता है तो वह खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेगा। हाँ, सोलोमन गलत नहीं था, तुम बहुत विनम्र हो मेहरा। हाँ, आरव मेहरा ने एक सूखी हंसी निकाली। अच्छा मेहरा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम फेनरुसिन फॉर्मूला शोध में भाग ले सकते हो। इस शोध में अब 7 लोग भाग ले रहे हैं जिनमें तुम भी शामिल हो, लेकिन आज यहाँ सिर्फ 5 लोग हैं। मैं बाकी 4 लोगों का परिचय कराऊंगा। जोई ने अपना हाथ हिलाया और उसके बगल में रखी क्रिस्टल बॉल अचानक ऊपर आ गई और जैसे ही उसने अपना परिचय दिया उसमें बाकी 4 लोग दिखाई दिए। स्टार सेज जोई ने एक एक करके सभी का परिचय करवाया। आरव मेहरा ने ध्यान से सुना और वह खुद को पीला महसूस कर सकता था। वास्तव में आरव मेहरा ने सोचा था कि स्टार सेज जोई जिस शोध की ओर जा रहा था वह निश्चित रूप से सरल नहीं था, लेकिन उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगा। काफ़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 5 लोगों को वह देख सकता था उनमें 3 आर्कमेज थे। शेष 2 9वीं रैंक के उच्च जादूगर थे और उनमें से एक मास्टर अल्केमिस्ट भी था। ये बहुत डरावना था। एंडलूसा में कितने आर्कमेज थे? उनमें से 3 यहाँ इकट्ठे हुए। अगर यह खबर फैल गई तो कौन जानता है कि कितने लोग डर जाएंगे। आरव मेहरा ने खुद को महसूस किए गए सदमे से बचाया और अन्य 4 शक्तिशाली लोगों का अभिवादन किया, लेकिन वे ज्ञान का आदान प्रदान करने में व्यस्त थे और आरव मेहरा की योग्यताएं बहुत उथली थी, इसलिए उनका रवैया उत्साह से दूर था। जोई के सम्मान में आरव मेहरा को सिर हिलाना पहले से ही बहुत अच्छा माना जाता था। ठीक है मेहरा, तुम आज ही शामिल हुए हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम की व्यवस्था नहीं की है। मैंने सोलोमन को ये कहते हुए सुना कि तुम डेटा गणना करने में प्रतिभाशाली हो। ये कैसा रहेगा? वहाँ हॉक के पास कुछ गणनाएं हैं जो उसे अभी पूरी करनी है। तुम्हें उसके साथ कुछ समय काम करना चाहिए। सभी का परिचय कराने के बाद स्टार सेज जोई ने क्रिस्टल बॉल को 9वीं रैंक के हाई मैच के सामने रख दिया। ये 9वीं रैंक का हाई मैच 5 लोगों में सबसे छोटा था। वह अभी भी अपने 40वें दशक में दिख रहा था और अब मास्टर अल्केमिस्ट के साथ बहस कर रहा था, लेकिन वे हाई मैच जोई के साथ आरव मेहरा की बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, या शायद इसलिए क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे।
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। जब उसने देखा कि जोई उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इशारा कर रहा है, तो उसने अस्थायी रूप से मास्टर अल्केमिस्ट के साथ बहस करना बंद कर दिया और खड़ा हो गया। सर जोई, हॉग, उन जादुई मैट्रिक्स पर प्रगति कैसी है? मुझे 10 दिन दीजिए और मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा। अच्छा। जोई ने जवाब से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसने क्रिस्टल बॉल के भीतर आरव मेहरा की ओर इशारा किया और समझाया, हॉग, मेहरा आज शामिल हुआ है और अभी तक कोई काम नहीं लिया है। मैं उसे आपके साथ काम करने के लिए कह रहा था, क्या होगा? मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, सर जोई। अच्छा, मैं आपको परेशान करूंगा। जोई ने प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे और फिर क्रिस्टल बॉल का नियंत्रण हॉग को सौंप दिया। बैठक के बाद हॉग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे क्रिस्टल बॉल तैर गई और इस 9वें रैंक के उच्च जादूगर के पीछे चली गई। वह जल्दी से एक स्वतंत्र अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। क्रिस्टल बॉल से एक नज़र के जरिए आरव मेहरा ने तुरंत देखा कि यह शोध के लिए एक विशेष कमरा था जिसमें मैट्रिक्स गणनाएं शामिल थीं। इस कमरे के अंदर जादू की गणनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के उपकरण थे। दीवारों पर जटिल जादू के आरेख लटके हुए थे और एक कोने में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। आरव मेहरा बता सकते थे कि इस 9वीं रैंक के उच्च जादूगर ने पहले ही फेनरुसिन फॉर्मूले का अध्ययन करने में बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। हॉग अपने अध्ययन कक्ष में वापस आने के बाद उसने सबसे पहले हाल ही में पूर्ण किए गए डेटा के टुकड़ों को छांटा और एक कीमिया सरणी को सक्रिय करने से पहले उन्हें नए समय अनुवादित किया। अनुवादित डेटा को इनपुट करने के बाद उसने कीमिया सरणी से उसके लिए कुछ गणनाएं करवाईं। ये नोसेंट के जादूगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली गणना के सामान्य तरीकों में से एक था। हालांकि जादूगरों के पास आम लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञान था, लेकिन वे इन नीरस और दोहराव वाले कार्यों से निपटने के लिए जादुई उपकरणों की कीमिया सरणी का उपयोग करते थे। लगभग 10 मिनट के बाद कीमिया सरणी ने अपनी गणनाएं पूरी की और एक विशाल क्रिस्टल स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित किए। हॉग ने एक कलम और कागज का टुकड़ा निकाला और गणनाओं का एक नया दौर शुरू करने से पहले उन परिणामों को कॉपी कर लिया। ऐसा लगा जैसे वह अपना काम करते हुए आरव मेहरा को भूल गया हो। 1 घंटे बाद हॉग को प्यास लगी और वह अपने लिए एक गिलास पानी भरने के लिए उठा। पानी पीते हुए वह क्रिस्टल बॉल के पास गया। राजीव मेहरा, है न? हॉग ने क्रिस्टल बॉल की ओर सिर हिलाया और समझाया, जैसा कि आपने देखा है, ये वह कार्य है जो आपका इंतजार कर रहा है। न केवल आपको असाधारण रूप से जानकार होने की आवश्यकता है, बल्कि आपको अंतहीन धैर्य की भी आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं और मैं सर जोई को बताने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप आसानी से इस शोध से हट सकें। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरव मेहरा ने यह कहा, लेकिन वह 100% निश्चित नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो अगर उस कार्य के लिए बहुत अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती तो आरव मेहरा को वास्तव में लगता कि यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आखिरकार उसके पास संभालने के लिए बहुत सारे मामले थे। अनगिनत रूनों को पचाने के अलावा उसे अभी भी बोन प्लेन का पता लगाना था, राजकुमार की कब्र खोदनी थी और मर्क्री मर्सिनरी ग्रुप का पुनर्निर्माण करना था। इन सभी मामलों में बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता थी। आरव मेहरा के पास क्लोनिंग मंत्र नहीं था, इसलिए वह किसी शोध में भाग लेने के लिए इतना समय कैसे निकाल सकता था। लेकिन सौभाग्य से ये केवल फेनरुसिन फॉर्मूला था। यह आरव मेहरा के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि वह वास्तव में इसे खुद ही पूरा कर सकता था। ये केवल 2 या 3 दिनों का मामला होगा, जिसे समय की बर्बादी नहीं माना जा सकता। ठीक है, लेकिन इन शब्दों को सुनकर 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के माथे पर बल पड़ गया। उसने स्वीकृति के एक कठोर शब्द कहे, लेकिन उसके दिल में इस युवा महान जादूगर के बारे में उसका मूल्यांकन तुरंत कम हो गया था। जादू अपने आप में अतुलनीय रूप से विरोधाभासी, नीरस और रहस्यमय था। दशकों से हॉग ने न जाने कितने युवा प्रतिभाशाली लोगों को जादू के रहस्यमय हिस्से की वजह से इस रास्ते पर चलते देखा था, लेकिन अंत में 90% से ज्यादा लोगों ने हार मान ली क्योंकि इस पर शोध करना बहुत उबाऊ था। एक जादूगर को अकेलेपन को सहने में सक्षम होना चाहिए। इस राजीव मेहरा ने मुझे अपना नीरस काम करते देखकर ही एक झिझक भरी अभिव्यक्ति दिखाए। ये किसी ऐसे व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है जो अकेलेपन को सहन करने में असमर्थ है। इस तरह के स्वभाव के साथ वह भविष्य में असफल होने के लिए बाध्य है। अब डेटा के इन टुकड़ों को छांटने में मेरी मदद करें। इस प्रकार हॉग ने कुछ और कहने की योजना नहीं बनाई और केवल कागजों का एक ढेर लिया। ओह, और कागज के आखिरी टुकड़े पर मैंने आपके लिए कुछ सूत्र और कुछ डेटा छोड़े हैं, उन्हें गणना करने के बाद मुझे दे दें। ठीक है, आरव मेहरा ने सिर हिलाया और फिर धीरे से सोलोमन द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया, जिससे क्रिस्टल बॉल चमक उठी। कागज का ढेर तेजी से पलट गया और कुछ ही समय में कागज के ढेर की सामग्री क्रिस्टल बॉल द्वारा प्राप्त कर ली गई। आरव मेहरा ने बगल में एक कीमिया सरणी सक्रिय की और मैना सर्किट की झिलमिलाहट के साथ कीमिया सरणी से कागज का एक ढेर बाहर निकल आया। ये क्लाउड टॉवर की एक अनूठी तकनीक थी। इस समय केवल उच्च जादूगर और आर्कमेज ही इसका उपयोग करने के योग्य थे। आरव मेहरा अब स्टार सेज जोई की वजह से इसका उपयोग कर सकते थे। इसे पूरा करने के बाद मुझे भेज देना। हॉग ने ये कहने के बाद उसने सीधे क्रिस्टल बॉल के प्रसारण को बंद कर दिया और खुद को अपने काम में वापस झोंक दिया। हॉग के लिए क्रिस्टल बॉल में युवा महान जादूगर बस एक महत्वहीन व्यक्ति था, भले ही जोई ने उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया था।
हॉग जैसा 9वीं रैंक का उच्च जादूगर पहले से ही एक अस्तित्व था जो आर्कमेज दायरे से बस एक कदम दूर था। उसने अपने समय में कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन आखिरकार कितने लोग अभी भी उभर कर सामने आए। जादू की दुनिया में जो प्रतिभाशाली लोग परिपक्व नहीं होते वे कुछ भी नहीं होते। शुरुआत में उससे कुछ वाक्य कहना ही उसके लिए अपवाद था, और इसके अलावा उसे अभी भी उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बड़े होने का इंतजार करना था ताकि वे बराबरी से बातचीत कर सकें। हॉग के लिए उन सभी स्पेल मैट्रिसेस की गणना करना सबसे महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि हॉग जानता था कि फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में भाग लेने में सक्षम होना उसके जीवन का सबसे अच्छा अवसर था। यह उसकी किस्मत बदलने का मौका था, क्योंकि जब तक वह काफी उत्कृष्ट था तब तक स्टार सेज जोई द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उस समय क्लाउड टॉवर द्वारा आपूर्ति किए गए संसाधनों के साथ एक आर्कमेज बनना असंभव नहीं होगा। इसके अलावा स्टार सेज जोई द्वारा उन 4 महत्वपूर्ण डेटा को प्राप्त करने के बाद फेनरुसिन अनुसंधान ने बहुत प्रगति की। 1 या 2 साल में क्लाउड टॉवर के शोध के परिणाम पूरी दुनिया को चौंका देंगे। उसका नाम इतिहास में लिखा जाना तय था और आने वाली पीढ़ियां उसका सम्मान करेंगी। हॉग अचंभित होकर फूलों से भरे रास्ते को देख रहा था और खुद को अनगिनत सूत्रों और डेटा के टुकड़ों के बीच फेंक रहा था। उसी समय आरव मेहरा ने कागज के मोटे ढेर को अपने हाथों में ले लिया। ऐसा लगता है कि इस हाईमेज हॉग को वाकई एक सहायक की जरूरत है। आरव मेहरा को यह समझने के लिए बस एक नज़र की जरूरत थी कि ये कागज पूरी गणनाओं से भरे हुए थे। उसे बस उन्हें छांटना था। कोई समस्या नहीं थी, ये केवल नीरस काम था। इतना सोचने के बाद उसने कागज के आखिरी टुकड़े को देखा। कागज पर डेटा के 8 टुकड़े और एक क्वाड फॉर्मूला सूचीबद्ध थे। ये फेनरुसिन फॉर्मूले के लिए आवश्यक स्पेल मैट्रिसेस में से एक था। लेकिन आरव मेहरा ने एक नज़र डालने के बाद भौहें सिकोड़ लीं। वह बता सकता था कि अगर इस जानकारी की गणना इसकी वर्तमान स्थिति में की जाती तो वह अपने जीवनकाल में कभी भी सही परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता। क्या वह हाईमेज हॉग बहुत लापरवाह नहीं है? आरव मेहरा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। डेटा के 8 टुकड़ों में से एक में 2 गलतियां थीं और क्वाड फॉर्मूला के एक फॉर्मूले को बदलना पड़ा। ये कल्पना करना कठिन था कि 9वीं रैंक के हाईमेज से इस तरह की गलती हो सकती है। आरव मेहरा ने थोड़ा सोचा और खुद की मदद करने का फैसला किया। उसने पहले डेटा के एक टुकड़े को संशोधित किया और फिर आपत्तिजनक फॉर्मूले को बदल दिया। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है तो आरव मेहरा गणना करना शुरू कर देता है। कुछ मिनटों के बाद उसने कागज के टुकड़े पर अंतिम परिणाम लिख दिया। आरव मेहरा के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी। एक छोटे से स्पेल मैट्रिक्स की बात तो दूर, अगर पूरा फेनरुसिन फॉर्मूला भी उसके सामने होता तो भी आरव मेहरा शांत रहता। अंतिम परिणाम लिखने के बाद आरव मेहरा ने कागजों के ढेर पर नजर डाली और उन्हें छांटना शुरू कर दिया। आरव मेहरा के लिए यह सबसे ज्यादा परेशानी वाला काम था। पूरी रात बिताने के बाद आरव मेहरा ने यह नीरस काम पूरा किया। ये सब करने के बाद आरव मेहरा दोपहर होने तक थोड़ी देर सोता रहा और फिर हॉग के साथ ट्रांसमिशन का अनुरोध करने के लिए एक बार फिर मंत्र का जाप किया। यह क्या है? हॉग अचानक क्रिस्टल बॉल में दिखाई दिया। उसका हाव भाव खराब था और उसका स्वर कुछ कठोर था। हॉग की आंखें लाल थीं और उसके अस्त व्यस्त बाल पिछले दिन से भी बदतर थे। एक नज़र में यह देखा जा सकता था कि वह रात भर जागता रहा था। वह पूरी तरह से अपनी गणनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन आरव मेहरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो वह अच्छे मूड में कैसे हो सकता है? अच्छा, हाईमेज हॉग, मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। क्या पूरा कर लिया? हॉग ने भौहें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। मुझे दिखाओ। ठीक है। आरव मेहरा ने कागज के मोटे ढेर को क्रिस्टल बॉल में डाला। थोड़ा रुको। ढेर को उठाने के बाद हॉग ने जल्दी से पन्नों को पलटा। उसने जल्दी से छंटाई और संग्रह के काम को पूरा किया और देखा कि यह वास्तव में रात भर में पूरा हो गया था। लेकिन क्वाड फॉर्मूला और 8 डेटा के टुकड़ों की गणना वाला अंतिम पृष्ठ उसे कम से कम 10 दिन लग जाते। अगर वह इसे खुद करता तो ये राजीव मेहरा इतना तेज कैसे हो सकता था? पहली बात जो हॉग ने सोची वह ये थी कि इस बंदे ने उस हिस्से पर कंजूसी की है। निश्चित रूप से कागज के टुकड़े को देखते ही हॉग के चेहरे के भाव बदल गए। अरे, किसने तुम्हें डेटा बदलने के लिए कहा? किसने तुम्हें फॉर्मूला बदलने के लिए कहा? हॉग का पीला चेहरा अचानक गुस्से के कारण लाल हो गया। उसकी दहाड़ के नीचे क्रिस्टल बॉल हिल गई। यह क्या है? देखो तुमने क्या किया है। ये डेटा के टुकड़े, ये सूत्र, तुम्हें इन्हें बदलने की अनुमति किसने दी? हॉग अपने क्रोध के कारण पहले से ही असंगत बोल रहा था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक महान जादूगर हो, एक बहुत बड़ा जादूगर। तुम्हारे पास किस तरह का ज्ञान है? तुम मिट्टी में खेलने वाले एक बच्चे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो? अरे हाईमेज हॉग, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे हो? आरव मेहरा का चेहरा काला पड़ गया। ज्यादा? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत मजेदार मजाक है। हॉग ठंडे स्वर में ठहाका लगाते हुए हंसा। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह स्पेल मैट्रिक्स की गणना पूरी करना था। ये तुम्हें मेरा फॉर्मूला बदलने के लिए नहीं था। अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी करो और इस शोध से बाहर निकल जाओ। यह मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ हैं। हाँ हाँ, आरव मेहरा ने ठहाका लगाया और फिर क्रिस्टल बॉल का ट्रांसमिशन बंद कर दिया। अरे, मुझे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है।
सिर्फ बोन प्लेन के नेदर आयरन वेन से निपटना ही इन टूटे हुए फॉर्मूलों की गणना करने में मेरी मदद करने के लिए 10 9वीं रैंक के हाई मैच को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हारे लिए इतना समय कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? यू डेयर। क्रिस्टल बॉल के दूसरी तरफ हॉग को इतना गुस्सा आने से लगभग दिल का दौरा पड़ गया। क्रिस्टल बॉल को देखते हुए, जिसका ट्रांसमिशन अभी अभी काटा गया था, उसका मुंह बंद नहीं हो पा रहा था। बहुत बेशर्म, बहुत अहंकारी। कोई अपरिपक्व 20 वर्षीय महान जादूगर मेरे जैसे 9वीं रैंक के उच्च जादूगर से भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह नहीं जानता कि शिष्टाचार क्या होता है, सम्मान क्या होता है? नहीं, मुझे सर जोई को बताना होगा। हॉग ने कागज की वह शीट पकड़ी और स्टार सेज जोई के शोध कक्ष में चला गया, यहाँ तक कि दरवाजा खटखटाना भी भूल गया। सर जोई। हॉग गुस्से में आया और उसने कागज की शीट को जोर से मेज पर पटक दिया। वह राजीव मेहरा जो तुमने मुझे दिया था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई और ढूंढ लो। क्या हुआ? जोई ने डेटा के ढेर से अपना सिर उठाया और संदेहास्पद भाव से हॉग की ओर देखा। मैंने उसे एक क्वाड फॉर्मूला और स्पेल मैट्रिक्स की गणना करने के लिए 8 डेटा दिए। वास्तव में, उसकी उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह केवल एक महान गुरु था, मैंने उसे सबसे सरल स्पेल मैट्रिक्स दिया, साथ ही एक बहुत ही ढीली समय सीमा, उसे 10 दिन दिए। लेकिन परिणाम देखिए। ये कहने के बाद हॉग ने कागजों का ढेर जोई को थमा दिया। इसे देखो, उस बेशर्म मूर्ख ने न केवल मेरे द्वारा दिए गए डेटा के टुकड़ों में से एक को बदल दिया, बल्कि उसने एक फॉर्मूला भी बदल दिया। और जब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे अपनी बात बताई, तो उसने सीधे प्रसारण बंद कर दिया। ये बहुत अहंकारी है, सर जोई। मैं निश्चित रूप से इस राजीव मेहरा का ख्याल नहीं रख सकता। आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। इतना गुस्सा मत हो, पहले मुझे देख लेने दो। जोई ने कागज की आखिरी शीट को देखा, लेकिन देखने के बाद जोई के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली। फिर उसने हॉग के संदेह के बावजूद कागज का एक टुकड़ा और एक कलम उठाया और सावधानीपूर्वक गणना करना शुरू कर दिया। जोई ने आधे घंटे तक ऐसा ही किया। आधे घंटे के बाद जोई ने अपना सिर उठाया और आह भरी। उसने सख्ती और निराशा के साथ हॉग को देखा। क्या है, सर जोई? हॉग का दिल अचानक से भारी हो गया। क्लाउड टॉवर के सदस्य के रूप में हॉग को कैसे पता नहीं था कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी आमतौर पर बहुत दयालु दिखता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी, लेकिन एक बार जब वह जादू की पढ़ाई में शामिल हो जाता, तो वह स्वभाव से चिड़चिड़ा और बेहद अनुचित हो जाता। इसे खुद जांचो, जोई ने ठंडे स्वर में कहा और कागज का टुकड़ा मेज पर फेंक दिया। ओके। ये ठंडी खर्राटियां सुनकर हॉग का आत्मविश्वास तुरंत खत्म हो गया। उसने ध्यान से कागज लिया और हर अक्षर की जांच की। इसके बाद हॉग को अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। जितना ज्यादा वह पढ़ता गया, उसका चेहरा उतना ही पीला होता गया और वह उतना ही ज्यादा डरा हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि हॉग को साफ तौर पर पता चल गया था कि जोई ने गणनाओं के डेटा के एक हिस्से को भी बदल दिया था और एक फॉर्मूला भी बदल दिया था। फिर भी अंतिम परिणाम फेनरुसिन फॉर्मूले में पूरी तरह से फिट हो गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि राजीव मेहरा ने उन्हें किसी बेतरतीब कारणों से नहीं बदला था, बल्कि इसलिए कि हॉग ने खुद गलतियां की थीं। अगर यह सिर्फ एक लापरवाही वाली गलती होती, तो भी हॉग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन इसे अब लापरवाही वाली गलती के तौर पर नहीं समझाया जा सकता था। स्पेल मैट्रिक्स की गणना पहले ही हो चुकी थी और बस अब उसके नतीजों को फेनरुसिन फॉर्मूले में फिट करना बाकी था। कौन सही था और कौन गलत, यह एक नज़र में ही स्पष्ट हो गया था। लेकिन क्रिस्टल बॉल के जरिए कड़ी डांट भेजने से पहले उसने इसकी पुष्टि भी नहीं की थी। इसके अलावा राजीव मेहरा को डांटने के बाद वह सर जोई के पास भी चला गया। ये वाकई में तेंदुए के छत्ते पर छुरा घोंपने जैसा था। इस समय हॉग ने सच में चाहा कि वह अपना सिर कागज के टुकड़े में दबा ले। कम से कम इस तरह से उसे सर जोई के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से ये केवल हॉग की कल्पना में ही हो सकता था, क्योंकि हॉग ने इसके तुरंत बाद जोई के तीखे शब्द सुने। देखो तुमने क्या किया है। उसने डेटा बदलने में तुम्हारी मदद की, उसने फॉर्मूला बदलने में तुम्हारी मदद की, और न केवल तुम आभारी महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि तुमने वास्तव में उसे डांटा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम सोचते हो कि तुम कभी गलती नहीं करोगे? क्या तुम सोचते हो कि एक महान जादूगर के पास तुम्हारी गलतियों को इंगित करने की योग्यता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सर जोई, मेरा मतलब यह नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? मैं? अच्छा हॉग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम नहीं सोच रहे हो कि एक महान जादूगर के पास फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में भाग लेने की योग्यता नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक महान जादूगर के साथ यह शोध करने से तुम्हारा 9वें रैंक के उच्च जादूगर के रूप में दर्जा कम हो जाएगा? सर जोई, मैं समझाता हूँ। समझाओ। हाँ हॉग, क्या तुम हमेशा यह नहीं जानना चाहते थे कि ये 4 महत्वपूर्ण डेटा किसने दिए? मैं अब तुम्हें बता सकता हूं कि जिसने ये 4 डेटा दिए, वह वही महान जादूगर था जिसके पास तुम्हारी गलतियां बताने की योग्यता नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हॉग सांस नहीं ले पाया, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में कुल 7 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से सर जोई के अलावा कोई नहीं जानता था कि वे 4 डेटा किसने दिए थे।
वे केवल निजी तौर पर गपशप कर सकते थे, उस रहस्यमय जादूगर की प्रशंसा कर सकते थे, यह महसूस करते हुए कि वह निश्चित रूप से एक पुराना विद्वान था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने आर्कमेज दायरे को पार कर लिया था। लेकिन अब हॉग ने वास्तव में जोई की पुष्टि सुनी, जिसने डेटा के उन 4 टुकड़ों की आपूर्ति की। वह कोई अविश्वसनीय बुजुर्ग नहीं था, वह आर्कमेज दायरे को भी पार नहीं कर पाया था। यह एक महान जादूगर था जो अभी 20 साल का नहीं हुआ था। इसके अलावा हॉग ने उसे कोसा, उसे कमबख्त महान जादूगर कहा। हॉग को केवल अपनी पीठ पर ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। अब मेहरा से माफी मांगो। हाँ। हॉग घबराहट में जोई के शोध कक्ष से बाहर निकल गया। अपने शोध कक्ष में वापस लौटने के बाद हॉग ने तुरंत आरव मेहरा के पक्ष में एक प्रसारण का अनुरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि आरव मेहरा पहले ही गिल्डेड रोज छोड़ चुका था। कीमिया प्रयोगशाला में एक भी आत्मा नजर नहीं आ रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी हॉग को जवाब नहीं दे सकता था। नहीं, हॉग चिल्लाया। राजीव मेहरा कुछ वाक्यों से इतना क्रोधित कैसे हो सकता है? शोध पर चर्चा करते समय तीखी बहस होना सामान्य बात है। यदि आप नाखुश हैं तो आप बस गाली दे सकते हैं। अपनी असंतुष्टि में ठंडे दिमाग से उबलने के बजाय आप जवाब क्यों नहीं देते? धिक्कार है, ये बहुत परेशानी वाली बात है। हॉग ने जोई के गुस्से के बारे में सोचा और अपने माथे से टपकते ठंडे पसीने को पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया। ये व्यक्ति डेटा के 4 महत्वपूर्ण टुकड़े प्रदान करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप एक अभूतपूर्व सफलता मिली थी। फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध के लिए उसका महत्व खुद जोई से भी अधिक था। यदि मेहरा हॉग के अहंकार के कारण नाराज होता, परिणाम हॉग की कल्पना से कहीं अधिक भयानक होते। ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा होता। हॉग को अपनी पीठ से पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने की परवाह नहीं थी और उसने सीधे 1000 सल्स सिटी में सेज टॉवर के साथ प्रसारण का अनुरोध किया। इस समय वह केवल सोलोमन से संपर्क करने के बारे में सोच सकता था। ट्रांसमिशन हो गया, लेकिन जब सोलोमन ने हॉग के उससे संपर्क करने के कारणों को सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। हॉग, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैंने मेहरा को फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में भाग लेने के लिए मनाने के लिए इतना प्रयास, इतना समय लगाया, और अब तुम मुझे बताते हो कि तुमने उसे अपने काम में कुछ बदलावों के कारण भगा दिया। तुम खुद को क्या समझते हो? मेहरा को नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मैं तुम्हें बता दूंगा हॉग, तुम में से 10 लोग मेहरा के साथ नहीं रह सकते। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। डांट खाने के बाद हॉग बहुत अप्रिय लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं दे सका। वे दोनों क्लाउड टॉवर से 9वीं रैंक के उच्च जादूगर थे, इसलिए सिद्धांत रूप में उनकी स्थिति समान होनी चाहिए। लेकिन जब सोलोमन पहली बार जोई का शिष्य बना, तब भी हॉग एक जादू प्रशिक्षु से ज्यादा कुछ नहीं था। इस रिश्ते के कारण स्थिति में अंतर बहुत बड़ा था। सोलोमन के गुस्से का सामना करते हुए हॉग ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। देखो तुमने कितनी गंदगी फैलाई है, और फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझसे अपनी गंदगी साफ करने के लिए कहो। तुम मेरे शिक्षक के पास क्यों नहीं जाते और देखते कि क्या वह तुम्हें क्लाउड टॉवर से बाहर निकाल देगा? यह एक गलतफहमी है हाई मैच सोलोमन, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? क्या तुमने नहीं कहा कि मेहरा एकमात्र महान जादूगर के रूप में तुम्हारे जैसे 9वें रैंक के उच्च जादूगर के साथ फेनरुसिन फॉर्मूला पर शोध नहीं करना चाहिए? तुम में अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि यह एक गलतफहमी है? अगर यह वास्तव में एक गलतफहमी थी तो क्या तुम उसे एक जादू प्रशिक्षु के लिए कोई काम देते, जैसे कि कागज छांटना? अच्छा प्रयास हॉग, मेरे सामने दयनीय कार्ड मत खेलो। क्या तुम उसे वापस आने के लिए मनाने में मदद मांगने के लिए मेरे पास नहीं आए? मैं तुम्हें अभी बताता हूं, मैं उस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये कहने के बाद सोलोमन ने सीधे प्रसारण बंद कर दिया। यह क्रिस्टल बॉल बंद होने पर हॉग को समझ में नहीं आया कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोलोमन भी मदद नहीं करना चाहता। क्या मुझे असहाय होकर देखना होगा कि राजीव मेहरा शोध परियोजना से कैसे हट जाता है? यह मजेदार नहीं है। हॉग घबराने लगा था। अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो सर जोई वास्तव में सोलोमन के कहे अनुसार काम करेंगे और उसे क्लाउड टॉवर से बाहर निकाल देंगे। हॉग इतने लंबे समय से क्लाउड टॉवर में था, वह कैसे नहीं जान सकता था कि स्टार सेज जोई ने पिछले दशकों में फेनरुसिन फॉर्मूला पर कितना प्रयास किया है। ये कहा जा सकता है कि जोई ने अपना सारा समय इस पर खर्च किया, और इसी कारण से उसने अपने जादू के प्रशिक्षण को रोकने में भी संकोच नहीं किया, अन्यथा जोई पहले ही आर्कमेज दायरे को पार कर चुका होता। अगर मैं ही सब कुछ नष्ट करने वाला बन जाऊं। हॉग को लगा कि क्लाउड टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे कूदने की पहल करना ज्यादा सीधा साधा होगा। नहीं, मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। मैं राजीव मेहरा को शोध से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने दे सकता, नहीं तो मुझे ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, मुझे 1000 सल्स सिटी जाना है, मुझे अभी जाना है। गंभीर परिणामों के बारे में सोचते हुए हॉग ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और माफी मांगने के लिए 2 कीमती जादुई सामग्री भी तैयार की। लेकिन जैसे ही हॉग ने 1000 सल्स सिटी जाने के लिए शोध प्रयोगशाला का दरवाजा खोला, एक ट्रांसमिशन अनुरोध आया। भाड़ में जाओ। हॉग अचानक क्रोधित हो गया। ये समय नहीं है। धिक्कार है, मुझे सर जोई ने डांटा, और फिर सोलोमन ने। अब मुझे देरी करने की हिम्मत कौन कर सकता है जब मैं माफी मांगने के लिए 1000 सल्स सिटी जाना चाहता हूँ?
मुझे पहले ही नीचे गिरा दिया गया है, तुम इसे और खराब मत करो। हॉग ने ट्रांसमिशन स्वीकार किया और जोर से घोषणा की, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी करो। मुझे 1000 सल्फ सिटी जल्दी जाना है। 1000 सल्फ सिटी। क्रिस्टल बॉल के दूसरी तरफ आरव मेहरा कुछ हद तक स्तब्ध था। क्या वह हाई मैच इतनी नाराजगी रखता है? रिसर्च के दौरान एक छोटी सी बहस और वह बदला लेने के लिए आना चाहता है। वह इतना आगे नहीं जाएगा, है ना? मैं 1000 सल्फ सिटी जा रहा हूँ। हॉग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। राजीव मेहरा, नहीं नहीं नहीं, ग्रेट मैच मेहरा, तुम नहीं थे। नहीं थे, मैं बाहर था। आरव मेहरा ने हॉग को संदेह से देखा और सोचा, क्या उस हाई मैच ने सोचा था कि मैं उस बहस के कारण रिसर्च टीम से हट जाऊंगा? उस संभावना के बारे में सोचते हुए आरव मेहरा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। क्या ये हाई मैच हॉग थोड़ा ज्यादा मूर्ख नहीं है? जादू अनुसंधान के दौरान बहस होना काफी सामान्य है, मैं सिर्फ गुस्सा होने से कैसे पीछे हट सकता हूँ? मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूं जो आपके साथ नहीं खेलेगा अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं। आरव मेहरा ने अपनी कीमिया लैब इसलिए छोड़ी क्योंकि वह कुछ काम निपटाना चाहते थे और साथ ही इस 9वीं रैंक के हाई मैच को कुछ समय देना चाहते थे। आखिरकार ये डेटा संशोधन और सूत्र प्रतिस्थापन स्पेल मैट्रिक्स गणना में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आरव मेहरा को लगा कि इस 9वीं रैंक के हाई मैच को इसे पचाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जब उसने ट्रांसमिशन बंद किया तो विलियम उसके पास आया और उसे बताया कि कीमिया कार्यशाला ने 6 खनन कठपुतलियों का ढांचा तैयार कर लिया है, इसलिए वह ये पूछने आया कि क्या आरव मेहरा की कोई विशेष आवश्यकता या अतिरिक्त है। इस प्रकार आरव मेहरा को याद आया कि उसने जो खनन कठपुतलियां कस्टम मेड बनाई थी उन्हें कुछ लड़ने की क्षमताओं की भी आवश्यकता होनी चाहिए। यह उस स्थिति में बैकअप होगा जब ब्लैक टॉवर से बैटल मैच कठपुतली उन्हें अनगिनत कंकाल योद्धाओं से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आरव मेहरा कीमिया कार्यशाला में गए, एक डिज़ाइन बनाया और कार्यशाला के कर्मचारियों को उसका पालन करने के लिए कहा। लेकिन जब वह वापस लौटे तो वास्तव में यह इस तरह से निकला। ठीक है हाई मैच हॉग, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। मुझे आशा है कि मैंने आपके काम में देरी नहीं की। अगर यह पहले होता तो हॉग को यह बताते ही गुस्सा आ जाता कि आरव मेहरा बिना किसी चेतावनी के चले गए। लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बाद क्या हॉग अभी भी परेशान करने वाला होगा? उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं नहीं महान जादूगर मेहरा, अगर आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है तो आप कभी भी उसका ध्यान रख सकते हैं। आपने निश्चित रूप से मेरे काम में देरी नहीं की। आरव मेहरा ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। वह आरव मेहरा का रवैया देखकर हॉग ने चुपके से आराम किया, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे फिर भी चिंता होने लगी। झिझकने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, अच्छा महान जादूगर मेहरा, मेरी प्रतिक्रिया एक समस्या थी। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। जादू अनुसंधान के बारे में बहस करना सामान्य बात है। आरव मेहरा ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसे थोड़ा संदेह था कि हॉग का रवैया इतना क्यों बदल गया था, चाहे कारण कुछ भी हो, यह एक अच्छी बात थी। आखिरकार कोई भी हर समय एक दबंग साथी के साथ काम नहीं करना चाहता। और ठीक है उच्च जादूगर हॉग, इसके अलावा क्या आपको अन्य कार्यों में मदद की ज़रूरत है? हॉग ने यह सुनकर झिझकते हुए कहा। हॉग इस रिश्ते को सुधारने के लिए तरह तरह के तरीके सोचने लगा। उसे लगा कि मेहरा को बहुत ज़्यादा काम देना उचित नहीं है, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसे दूसरे विचार आए। यह महान जादूगर मेहरा खुद से अलग था। शायद जो काम उसके लिए भारी था वह मेहरा के लिए मामूली काम होगा। इस प्रकार हॉग ने सिर हिलाया। कुछ है महान जादूगर मेहरा, मेरे पास कुल 18 स्पेल मैट्रिसेस हैं जिनकी गणना करने की आवश्यकता है। क्या मैं आपको 2 दे सकता हूँ? ठीक है। हॉग ने जल्दी से 2 स्पेल मैट्रिसेस सौंप दिए। आरव मेहरा ने उन पर एक नज़र डाली और जल्दी से गणना की। फेनरुसिन फॉर्मूला के स्पेल मैट्रिसेस की गणना करना आरव मेहरा के लिए कोई परेशानी नहीं थी और केवल 1 दर्जन मिनट बाद उसने परिणाम वापस भेज दिए। इतनी जल्दी? हॉग ठिठक गया। यह इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। आखिरकार हॉग को इन 2 स्पेल मैट्रिसेस की गणना करने के लिए कम से कम 1 दिन की आवश्यकता होगी। यह 1 दर्जन मिनट में कैसे किया जा सकता है? संदेहास्पद महसूस करते हुए हॉग ने कुछ समय इसका निरीक्षण किया और परिणामस्वरूप उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि हॉग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि न केवल पूर्ण किए गए मंत्र मैट्रिक्स की गणना की गई थी, बल्कि पूरी तरह से नए मैट्रिक्स स्थापित किए गए थे। वास्तव में ये बताना कि गलती कैसे दिखाई दे सकती है पहले से ही हॉग के काम के दायरे में नहीं था। अधिक सटीक रूप से कहें तो 1 दर्जन मिनट में इस महान जादूगर मेहरा ने स्टार सेज जोई का काम पूरा कर लिया था। क्या यह इंसान है? हॉग ने सुस्ती से काम को देखा। हॉग को सदमे से उबरने में 10 मिनट से कम समय नहीं लगा। फिर उस 9वें रैंक के उच्च जादूगर ने यह जांचने के लिए 2 और स्पेल मैट्रिसेस प्रेषित किए कि क्या यह संयोग था। और 1 दर्जन मिनट बाद एक और मशीन जैसी सटीक गणना और पूरी तरह से नए स्पेल मैट्रिसेस। हॉग पहले से ही थोड़ा सुन्न महसूस कर रहा था। जब 2 स्पेल मैट्रिसेस का यह दूसरा सेट वापस भेजा गया तो हॉग पहले से ही बेहोश था। कागज के टुकड़ों को पकड़कर उसने कीमिया सरणी को सक्रिय किया, कठपुतली की तरह कठोर अभिनय किया।
जब 8वां पूरा किया गया स्पेल मैट्रिक्स उसे वापस भेजा गया तो हॉग को अचानक पता चला कि वह शोध कक्ष में अकेला नहीं था। भ्रमित मत दिख, स्टार सेज जोई ने कमरे के एक हिस्से में छिपकर फुसफुसाया, जो क्रिस्टल बॉल के अंधे स्थान पर था। जब हॉग ने देखा तो जोई ने तुरंत उसे एक धमकी भरी नजर से देखा। हॉग, जिसका दिमाग शॉर्ट हो गया था, स्टार सेज को देखकर ठीक हो गया। इस स्पेल मैट्रिक्स को अगली बार भेजो। स्टार सेज जोई ने चुपके से कागज का एक टुकड़ा उसके पास सरका दिया। ठीक है, हॉग ने सिर हिलाया। उसने कागज के टुकड़े पर नजर डाली और अचानक चौंक गया। उसने अविश्वास से स्टार सेज जोई की ओर देखा। था यह लंबा लंबा बोलना बंद करो, बस वही भेजो जो मैंने तुम्हें दिया है। ठीक है, हॉग ने असहाय होकर सिर हिलाया और क्रिस्टल बॉल को कुछ सहानुभूति के साथ देखा। महान जादूगर मेहरा, ये स्टार सेज जोई का विचार है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्पेल मैट्रिक्स को साल भर के भीतर हल कर लेंगे। पूरा फेनरुसिन फॉर्मूला 300 से ज्यादा स्पेल मैट्रिसेस से बना था। एक दशक से ज्यादा के प्रयासों के बाद शोधकर्ताओं ने उनमें से लगभग 100 को हल कर लिया था। जब वे 200 से ज्यादा स्पेल मैट्रिसेस हल कर लेंगे तो पूरा फेनरुसिन फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। स्टार सेज जोई के पास जितने स्पेल मैट्रिसेस थे उनकी संख्या 20 से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कठिनाई को भयानक ही माना जा सकता था। यहाँ तक कि अन्य 2 महापुरुषों के चेहरे भी तब पीले पड़ गए जब उन्होंने स्टार सेज जोई का काम देखा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और भाग लेने से मना कर दिया, इसलिए हॉग का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। जोई के हाथों में मौजूद हर स्पेल मैट्रिक्स को हॉग के लिए दूसरी दुनिया का बताया जा सकता है। उनमें से सिर्फ एक को समझने में उसे कितना समय और ऊर्जा लगेगी ये तो पता नहीं। अब जो स्पेल मैट्रिक्स जोई ने निकाला था वह उनमें से एक था। हॉग को लगा कि मेहरा को इस पर कुछ महीने खर्च करने पड़ सकते हैं। आरव मेहरा ने जल्द ही अपने हाथों में मौजूद 2 स्पेल मैट्रिक्स को पूरा कर लिया। जब उसने उन्हें वापस भेजा तो हॉग ने उसे स्टार सेज जोई से स्पेल मैट्रिक्स भेजा। इस प्रकार हॉग ने आखिरकार क्रिस्टल बॉल में युवा महान जादूगर को भौहें सिकोड़ते हुए देखा। बिल्कुल, हॉग ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। इस युवा महान जादूगर का प्रदर्शन बहुत ही चौंकाने वाला और भयावह था। इस मेहरा के हाथों में हॉग का 1 महीने का काम सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो गया था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि हॉग को भी लगा कि यह सब एक भ्रम था। कोई इतना असामान्य कैसे हो सकता है? भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, चाहे ये युवा महान जादूगर कितना भी असामान्य क्यों न हो, वह फिर भी इंसान है। अगर वह इस तरह के स्पेल मैट्रिक्स का सामना करते हुए भी बेफिक्र रहता तो हॉग वाकई सोच में पड़ जाता कि क्या वह कभी इस अजीब सपने से जाग पाएगा। इस पल में हॉग के दिमाग में एक अप्रत्याशित विचार आया। माफ़ी चाहता हूँ हाई मैज हॉग, मुझे शायद और समय चाहिए। जब आरव मेहरा ने उस स्पेल मैट्रिक्स को देखा तो उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। यह अनिवार्य रूप से फेनरुसिन फॉर्मूले के मुख्य स्पेल मैट्रिक्स में से एक था। ये ठीक है, ये ठीक है, हॉग ने मुस्कुराते हुए चिंता के लहजे में पूछा। क्या आप चाहते हैं कि सेज टॉवर आपको एक शोध कक्ष तैयार करने में मदद करे? ऐसा लगता है कि आपके पास मैजिक टूल्स का कोई व्यापक सेट नहीं है। जादुई उपकरण। ये सुनने के बाद आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। उसने कागज के टुकड़े को रिफाइनिंग टेबल पर फैलाया और सावधानीपूर्वक गणना करना शुरू कर दिया। सर जोई, क्या ये स्पेल मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा जटिल नहीं है? हॉग ने क्रिस्टल बॉल के अंधे हिस्से पर कुछ खोजने का नाटक किया और चिंतित स्वर में पूछा। बस देखते रहो और हम पता लगा लेंगे। ओह ठीक है सर जोई, ये 8 स्पेल मैट्रिसेस हैं जिन्हें महान जादूगर मेहरा ने पूरा किया था। मैं पहले आपको इसकी रिपोर्ट करूंगा। ये है। हॉग ने देखा कि जोई का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने तुरंत उसे 8 स्पेल मैट्रिसेस दे दिए जो आरव मेहरा ने पहले पूरे किए थे। उम्मीद है कि वह इस मौके का इस्तेमाल जोई के दिमाग में अपनी बुरी छवि को सुधारने के लिए कर सकता है। लेकिन बाद वाले ने उसे क्रूरता से बाधित किया। भाड़ में जाओ, चुप रहो। हॉग चौंक गया। सोच रहा था कि इस बार उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे यह मनमौजी आर्कमेज भड़क गया। चुप रहो, उस बच्चे ने तुम्हें पहले ही परिणाम भेज दिए हैं। बकवास। हॉग लगभग रोने लगा। वह पागलों की तरह क्रिस्टल बॉल की ओर भागा और देखा कि आरव मेहरा ने पहले ही ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय कर दिया था और स्पेल मैट्रिक्स भेज दिया था। बढ़िया बढ़िया जादूगर मेहरा, क्या तुम्हें आराम करने की जरूरत नहीं है? हॉग ने कागज को पकड़े हुए मुस्कुराना चाहा, लेकिन उसके मुंह के कोने के हिलने से मुस्कान बिल्कुल अजीब हो गई। हॉग को अब यह चिंता नहीं थी कि मेहरा थक गया है या नहीं, बल्कि उसे चिंता थी कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसका दिल इसे बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। आरव मेहरा ने अपने मंदिरों की मालिश की। उसने लगातार कई मैट्रिक्स के लिए गणनाएं की थीं, उनमें से एक फेनरुसिन फॉर्मूले के मुख्य स्पेल मैट्रिक्स में से एक था। ये कहना निश्चित रूप से झूठ होगा कि वह थका हुआ नहीं था, लेकिन आरव मेहरा इस समय आराम करने के लिए समय नहीं निकालना चाहता था क्योंकि बोन प्लेन की उसकी अगली यात्रा संभवतः कुछ दिनों में होने वाली थी। उसे लगा कि वह इस समय का लाभ उठाकर फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध पर काम कर सकता है। इस प्रकार आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। हा, महान जादूगर मेहरा, आप वास्तव में। हॉग ने सख्ती से हंसा।
वह कुछ चापलूसी भरी तारीफ करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। और ये देखकर जॉनी, जो अभी भी एक तरफ छिपा हुआ था, तुरंत दुखी होकर बड़बड़ाया, उसे ये दे दो। हॉग ने कागज का टुकड़ा लिया और उस पर नजर डाली। ये फेनरुसिन फॉर्मूला का एक और मुख्य मंत्र मैट्रिक्स था। इस बिंदु पर हॉग पहले से ही सुनना था, इसलिए उसने केवल अपनी आंखें घुमाईं और कागज के उस टुकड़े को स्थानांतरित कर दिया। निश्चित रूप से आधे घंटे के बाद कागज का दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवां, एक एक करके कागजों को क्रिस्टल बॉल के जरिए गिल्डेड रोज से क्लाउड टावर तक भेजा गया। इस बीच हॉग के कमरे में और भी लोग घुस आए। पहले तो सिर्फ मर्करी टावर से मास्टर अल्केमिस्ट ही आया, लेकिन फिर 2 आर्कमेज भी शामिल हो गए, और जब शाम हुई तो वे 2 लोग भी हॉग के स्टडी रूम में आ गए जो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। नहीं, सिर्फ वे ही नहीं। इस समय ये खबर पूरे क्लाउड टावर में फैल गई। हर कोई जानता था कि एक युवा ग्रेट मैच फेनरुसिन फॉर्मूला के कोर्स स्पेल मैट्रिसेस की गणना कर रहा था। इसके अलावा उसने कुछ ही घंटों में उनमें से करीब 10 को पूरा कर लिया था। ये खबर भीड़ के बीच फेंके गए बम की तरह थी, जिससे पूरा क्लाउड टावर उन्माद में फट गया। कई दर्जन हाई मैच हॉग के कमरे में सिर्फ ये देखने के लिए आए कि यह युवा ग्रेट मैच कितना असामान्य है। और भी महान जादूगर द्वार पर भीड़ लगा रहे थे। उनकी निगाहें क्रिस्टल बॉल तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वे केवल उच्च जादूगरों की टिप्पणियों को सुन सकते थे। मूल रूप से विशाल शोध कक्ष अचानक लोगों से भर गया। स्टार सेज जोई ने क्रिस्टल बॉल को धोखा देने वाला भ्रम पैदा करने के लिए 8वें स्तर का जादू भी किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात हो चुकी थी, लेकिन कोई भी भागा नहीं। कोई भी क्रिस्टल बॉल से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, किसी अद्भुत चीज को खोने के डर से। 10वीं, 11वीं, 12वीं। जब आरव मेहरा ने कागज का आखिरी टुकड़ा वापस भेजा तो सूरज क्षितिज पर दिखाई देने लगा था। उसी समय पूरा क्लाउड टावर जोरदार जयकारों से गूंज उठा। सभी जादूगरों ने खबर फैलाई और कमरे में मौजूद सभी उच्च जादूगर जश्न मनाने के लिए ताली बजा रहे थे। फेनरुसिन फॉर्मूले के अपने शोध में स्टार सेज जोई ने जिस दीवार को मारा था, उसे आज आरव मेहरा ने तोड़ दिया था। क्या हो रहा है? जब उसने जयकारे सुने तो आरव मेहरा के चेहरे पर संदेह दिखाई दिया। हाँ, हॉग क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ा था और हंसने के अलावा उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। एक तरफ हटो। स्टार सेज जोई ने हॉग को एक तरफ धकेलते हुए आगे बढ़े। क्रिस्टल बॉल के सामने खड़े होकर वह मुस्कुराया। जब सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे तो उसने आरव मेहरा को प्रणाम किया। धन्यवाद मेहरा। यह आरव मेहरा चौंक गया। ये स्टार सेज जोई था जो क्लाउड टावर का स्वामी था, राज्य के सबसे शक्तिशाली आर्कमेज में से एक। सर जोई, आप मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? नहीं, मुझे बोलने दो। जोई ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। वह प्रणाम नोसेंट के अनगिनत जादूगरों की ओर से आपको धन्यवाद देने के लिए था। आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, जादू सीखने के लिए, अपने रास्ते पर चलते समय उन्हें कम चक्कर लगाने में मदद करने के लिए। अगला प्रणाम पिछले कुछ दशकों से मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए मेरा आभार व्यक्त करना है। ये कहने के बाद स्टार सेज जोई ने एक बार फिर प्रणाम किया। आरव मेहरा 2 घंटे बाद कीमिया प्रयोगशाला से बाहर निकले और अपने बेडरूम में झपकी ले ली। फेनरुसिन फॉर्मूला के 1 दर्जन कोर्स स्पेल मैट्रिसेस पर काम करना बहुत परेशानी भरा था। आरव मेहरा की क्षमताओं के बावजूद उन्होंने रात में कई बार हार मान ली थी, बस सोना चाहते थे। लेकिन क्लाउड टावर ने उन्हें बहुत तेजी से पेपर भेजे और जब भी वह एक पेपर पूरा कर लेते तो एक नया पेपर आ जाता, इसलिए आरव मेहरा ने अपने दांत भींचे और दृढ़ रहे। स्वाभाविक रूप से ये बिना इनाम के नहीं था। कम से कम स्टार सेज जोई ने वादा किया था कि हॉग क्लाउड टावर के ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स में से एक, ब्लैक डेथ रून के साथ 1000 सल सिटी में आएगा। इसके अलावा आरव मेहरा इसे 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक बहुत बड़ा उपकार था। क्लाउड टावर के ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स में से ब्लैक डेथ रून हमेशा उनके सबसे मजबूत जादूगर के हाथों में था और उसे कभी उधार नहीं दिया गया था। अगर आरव मेहरा ने उन दर्जन भर स्पेल मैट्रिसेस की गणना नहीं की होती जिससे इतनी बड़ी सनसनी पैदा हुई, तो शायद वह स्टार सेज जोई से ब्लैक डेथ रून प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। आरव मेहरा इस ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल को उधार लेना चाहता था क्योंकि यह मरे हुए जीवों से सोल फायर को अवशोषित कर सकता था और उन्हें मैजिक टूल अवतार को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मैना में बदल सकता था। यह अफवाह थी कि अगर ब्लैक डेथ रून का अवतार अपनी सीमा तक पहुंच गया तो इसकी शक्ति आर्कमेज दायरे को भी पार कर सकती है। अगर ब्लैक डेथ रून इस तरह विकसित हुआ तो यह वास्तव में एक असाधारण मैजिक टूल बन जाएगा। वास्तव में क्लाउड टावर ने उन प्रयासों को कभी नहीं छोड़ा। प्लेन कॉलोनाइजेशन युग के मध्य में क्लाउड टावर ने अनगिनत सोल फायर को आत्मसात करने और ब्लैक डेथ रून को विकसित करने के लिए कुछ बार मरे हुए प्लेन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी विजय विफल रही। क्लाउड टावर बुरी तरह से घायल हो गया था। अगर ब्लैक टावर गोगास बैटल मैच के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में नहीं होता तो क्लाउड टावर शायद पीक मैजिक एरा की सबसे मजबूत ताकत नहीं होती। स्वाभाविक रूप से इस बार हॉग जो ब्लैक डेथ रून ला रहा था वह निश्चित रूप से अपने मैजिक टूल अवतार के साथ नहीं आएगा। आखिरकार ब्लैक डेथ रून जैसा एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल पहले से ही क्लाउड टावर की नींव में से एक था।
स्टार सेज जोई चाहे कितने भी आभारी क्यों न हो, वह क्लाउड टॉवर की नींव के साथ नहीं खेलेंगे। ब्लैक डेथ रून उधार देना ठीक था, लेकिन अगर मैजिक टूल अवतार भी आरव मेहरा के हाथों में होता तो कुछ संभावना होती कि ब्लैक डेथ रून हाथ बदल सकता था। लेकिन ये भी वही था जिसकी आरव मेहरा को उम्मीद थी। वह केवल ब्लैक डेथ रून चाहता था। वह ब्लैक डेथ रून की सोल फायर को मैना में बदलने की क्षमता चाहता था। आरव मेहरा 5वीं रैंक के जादूगरों के उस समूह को पोषित करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहा था। यदि मैजिक टूल अवतार का पालन किया जाता तो क्या वह अभी भी उस परिवर्तित माने को प्राप्त कर पाता? 5वीं रैंक के जादूगरों के उस समूह को महान जादूगर क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए 3 महीने का समय पर्याप्त होगा। दुर्भाग्य से परिवर्तित माने 100% शुद्ध नहीं था। इसका उपयोग अभी भी माना वर्लपूल के निर्माण के लिए किया जा सकता था, लेकिन यह मैजिक कंडक्टिंग रून बनाने के लिए अपर्याप्त था। इस समय मरे हुए विमान का प्लेनर पथ अभी तक नहीं मिला था। आरव मेहरा के हाथों में बोन प्लेन पहले से ही नोसेंट में सोल फायर का सबसे बड़ा स्रोत था। इस संबंध में यहाँ तक कि उनके ब्लैक डेथ रून के साथ क्लाउड टॉवर भी आरव मेहरा जितना धन्य नहीं था। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा के लिए मृत्यु की पुस्तक प्राप्त करना आवश्यक था ताकि उसके 5वीं रैंक के जादूगर किसी भी समय बोन प्लेन में प्रवेश कर सकें। आरव मेहरा ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था, इसलिए इन खनन कठपुतलियों के पूरा होने के बाद वह अपनी योजना को लागू करना शुरू कर देगा। अगले 2 या 3 दिनों तक उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह खनन कठपुतलियों की प्रगति की जांच करने के लिए हर दिन कीमिया कार्यशाला में जाता था। बाकी समय वह अपनी कीमिया प्रयोगशाला में खुद को छिपा लेता था, राजकुमार की कब्र में इस्तेमाल की गई औषधियों को फिर से भरता था। समय समय पर वह फालू को कुछ संकेत भी देता था। तीसरे दिन की सुबह आरव मेहरा गिल्डेड रोज में जल्दी चला गया, क्योंकि हॉक को जल्द ही आना था। लेकिन आरव मेहरा ने हॉक के किसी भी संकेत के बिना 1 घंटे तक इंतजार किया, और इसके विपरीत ये वाटसन परिवार था जो उससे मिलने आया था। इस बार वाटसन परिवार एक अधिक औपचारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ आया था। कुछ दर्जन परिचारक, 6 महान जादूगर और 2 उच्च जादूगर। हालांकि यह लाइनअप 1000 साल सिटी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष से बहुत दूर नहीं था। इसके अलावा ये सिर्फ वाटसन परिवार की बातचीत करने वाली टीम थी। इस बार वाटसन परिवार वास्तव में बातचीत करने आया था। यह इस बात से देखा जा सकता है कि गिल्डेड रोज में प्रवेश करने के बाद हाई मैजेस में से एक ने उचित रीति रिवाजों के अनुसार अपना परिचय कैसे दिया। मैं एलन वॉटसन हूँ, मैं ओकलैंड से आया हूँ। हाई मैच 50 के आसपास लग रहा था, जिसे हाई मैच के बीच अपेक्षाकृत युवा माना जाता था। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। आरव मेहरा ने परिचय का जवाब दिया और उन्हें रिसेप्शन रूम में ले गया। दोनों पक्ष जल्दी से बैठ गए। आरव मेहरा के दल में फालू और विलियम शामिल थे, जबकि वॉटसन परिवार के हाई मैच के साथ वे 6 महान मैच और एक अन्य हाई मैच थे। जब वे बैठे और अपना संक्षिप्त आत्मा परिचय दिया तो वह हाई मैच सीधे मामले के मूल में चला गया। महान मैच मेहरा, हम इस बार गिल्डेड रोज के साथ नेदर आयरन वेन पर चर्चा करने आए हैं। नेदर आयरन वेन, आरव मेहरा इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? नेदर आयरन वेन अपने आप में इतना मायने नहीं रखती थी, लेकिन वह नस बोन प्लेन में बढ़ रही थी। वॉटसन परिवार की तो बात ही छोड़िए, अगर मेहरा परिवार भी आ जाता तो भी आरव मेहरा उसे स्वीकार नहीं करते। हाई मैच वॉटसन को इसके बारे में पूछते हुए सुनकर आरव मेहरा ने भोलेपन का नाटक किया। क्या नेदर आयरन वेन? हाँ। हाई मैच एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक मुस्कुराया। महान मैच मेहरा, मैं कुछ कहना भूल गया। मैं रेवन का पिता हूँ। जब वह बच्चा वापस आया तो उसने तुम्हारा जिक्र किया। उसने कहा कि तुम बहुत असभ्य थे और उसने परिवार से उसके लिए न्याय मांगने को कहा। यह एक संयोग था। आरव मेहरा के शब्दों ने रिसेप्शन रूम में सभी को अजीब महसूस कराया। वॉटसन परिवार की तो बात ही छोड़िए, विलियम भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। अरे, जवाब में इसे संयोग कहना, क्या तुमने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने उनके बेटे को पीटा, वे दुखी हैं और वे न्याय मांगने आए थे, और तुमने यही जवाब दिया। एक संयोग? हाँ, वाकई एक संयोग। एलन के मुंह का कोना फड़क रहा था। आखिरकार वह फिर से मुस्कुराने में कामयाब हो गया। रेवन को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देने के लिए मैं भी दोषी हूँ। कोई अपने परिवार की शक्ति का इस्तेमाल युवा पीढ़ी के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए कैसे कर सकता है? आप क्या कहते हैं, महान जादूगर मेहरा? हाँ, आरव मेहरा ने हंसते हुए जवाब नहीं दिया। विलियम और फेलू मन ही मन कोसते रहे, वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से ज्यादा दुष्ट है। रेवन जब आया था तो ज्यादा सीधा था, उसने जब कहा था तब हमला किया, जब उसे जरूरत पड़ी माफी मांगी और जब मौका मिला तो यहाँ से निकल गया। उस बूढ़े आदमी की तरह नहीं जो दूसरों की कीमत पर चालाकी से फायदा उठाना चाहता है। युवा पीढ़ी के बीच क्या मुद्दे हैं? क्या ये लोग आपके साथ हैं? आपका बेटा? उन्हें लगा कि यह उच्च जादूगर काफी बेशर्मी कर रहा है और वह हमें धमका भी रहा है, ये कहते हुए कि युवा पीढ़ी के बीच के मुद्दों को अपने परिवार की शक्ति से हल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से कहने पर क्या वह ये नहीं कह रहा है कि अपने परिवार की शक्ति का उपयोग व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है? महान जादूगर मेहरा, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि नेदर आयरन वेन ऐसी चीज है जो हमारे वॉटसन परिवार के पास होनी चाहिए।
मैं किसी और चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जब तक आप सौदा करने के लिए तैयार हैं, हमारा वॉटसन परिवार आपको जो कीमत देगा वह निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं से ज़्यादा होगी। समस्या यह है, हाय मैज एलन, मेरे पास वास्तव में नेदर आयरन वेन नहीं है। आरव मेहरा ने असहाय भाव से अपने हाथ फैलाए। इन शब्दों पर एलन के चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। महान जादूगर मेहरा, अगर मुझे सही से याद है तो आपका गिल्डेड रोज हमेशा कीमिया औषधियों पर निर्भर था, होप पोशन से लेकर ड्रैगन स्ट्रेंथ पोशन और मेडिटेशन पोशन तक, जो अब 1000 सल सिटी में पोशन व्यवसाय के 80% से अधिक हिस्से पर कब्जा कर रहा है। लेकिन 2 महीने पहले या उससे भी पहले इसने जादुई हथियारों और जादुई कवच के व्यवसाय में प्रवेश करना शुरू कर दिया। नेदर आयरन ओर से बने बड़ी संख्या में जादुई हथियारों ने गिल्डेड रोज को अपना सबसे बड़ा विस्तार करने की अनुमति दी। यह अब 1000 सल सिटी का नंबर 1 कीमिया स्टोर है, और सिर्फ नाम के लिए नहीं। क्या मैं इस बारे में कुछ गलत कह रहा हूँ? ये सही लगता है तो महान जादूगर मेहरा, क्या आप समझा सकते हैं कि एक ही कीमिया स्टोर के संचालन में सिर्फ 2 महीनों में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? महान जादूगर मेहरा, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई उच्च जादूगर को धोखा देने की कोशिश करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही एलन वॉटसन ने अपना आखिरी वाक्य कहा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि वह उठ नहीं पाया, लेकिन एक उच्च जादूगर का अनोखा दबाव फैल गया, जिससे पूरा रिसेप्शन रूम एक दमनकारी माहौल से भर गया। विलियम मेहरा जैसे 5वें रैंक के महान जादूगर को भी ऐसा लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा था। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अप्रभावित था वह था आरव मेहरा। हाई मैच के दबाव का सामना करते हुए आरव मेहरा के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने शांति से एलन की निगाहों से मिलते हुए जवाब दिया, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। हमारे गिल्डेड रोज ने अभी अभी अपनी गतिविधियां शुरू की हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से जादुई सामग्रियों से आइटम बनाएगा। हम बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रमुख ताकतों की तरह नहीं हैं जिन्हें चुनिंदा होने का अधिकार है। ओह ठीक है, हमारी जादुई सामग्री हमेशा सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप द्वारा प्रदान की गई है। हाय मैजेलन, क्या मैं सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप से पूछने में आपकी मदद करूं? आरव मेहरा के शब्दों के बाद रिसेप्शन रूम में माहौल जम गया। ये बहुत असभ्य था। तो क्या हुआ अगर आप हाई मैज हैं? आप स्पष्टीकरण चाहते हैं? जरूर, सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप की तलाश करें। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि वॉटसन परिवार का सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप के साथ कुछ लेन देन था, वे केवल सासू से स्पष्टीकरण मांगने के लिए नहीं जा सकते थे। वास्तव में भले ही उनका उनसे कोई लेना देना न हो, फिर भी एलन वॉटसन की हिम्मत नहीं होगी। सासू किस तरह का व्यक्ति था? वह तलवार संत की उपाधि से बस एक कदम दूर था। भले ही एलन जैसा उच्च जादूगर 10 गुना अधिक साहसी हो, फिर भी वह उससे बेशर्मी से सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाय मैज, एलन वॉटसन ने भौहें सिकुड़ी। ये बिल्कुल असहनीय था। वॉटसन ने अपनी आंखों में छिपे गुस्से के साथ आरव मेहरा को देखा। एक महान जादूगर ने एक उच्च जादूगर से इस तरह की आवाज में बात करने की हिम्मत की, यह अभूतपूर्व था। उसने रेवन के साथ अपने विवाद के बारे में इस बदमाश को परेशान भी नहीं किया था। रेवन उसका इकलौता बेटा था। उसके इकलौते बेटे को 1000 सल सिटी में धमकाया गया था, फिर भी उसके पिता ने उसका बदला लेने में उसकी मदद नहीं की और केवल इसे कम करके आंका, यहाँ तक कि यह भी कहा कि मामला खत्म हो गया है। अगर यह कोई दूसरा महान जादूगर होता तो वे पहले ही 10 बार मर चुके होते। एलन वॉटसन ने नेकनियती से काम किया था, फिर भी ये युवा महान जादूगर उस ईमानदारी को कमजोरी के रूप में ले रहा था। उच्च जादूगर ने आरव मेहरा को याद दिलाया था कि नेदर आयरन वेन की बिक्री से न केवल उसके सभी मुद्दे गायब हो जाएंगे, बल्कि वॉटसन परिवार की दोस्ती भी हो जाएगी। फिर भी उस महान जादूगर की नज़र में ये अनुस्मारक अनुरोधों में बदल गए थे। जब एलन ने उसे बताया कि उच्च जादूगर से झूठ बोलने के परिणाम बहुत गंभीर थे, उसे वास्तव में धमकी दी गई थी। वास्तव में एक छिपी हुई धमकी। उसने उसे सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप के पास जाकर स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा। एक पल के लिए उच्च जादूगर वॉटसन को लगा कि उसने गलत सुना है। यह महान जादूगर चाहता है कि मैं सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप से स्पष्टीकरण मांगूं। क्या वह सोचता है कि गिल्डेड रोज और सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप के सहयोगी बनने के बाद वह वॉटसन परिवार के अस्तित्व को अनदेखा कर सकता है? पूरी तरह से हास्यास्पद। हालांकि सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप को 1000 सल सिटी के नंबर 1 मर्सिनरी ग्रुप के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह वॉटसन परिवार की नज़र में नहीं आ सका। वॉटसन परिवार ओकलैंड में सहस्राब्दियों से व्यापार कर रहा था, यहाँ तक कि एंड्रूसा साम्राज्य के इतिहास से भी पुराना। यदि पिछली सहस्राब्दी में मेहरा परिवार का अचानक उदय न होता तो वॉटसन परिवार पहले ही राज्य का नंबर 1 परिवार बन चुका होता। सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप का प्रभाव केवल 1000 सल सिटी तक ही सीमित था। 1000 सल सिटी के बाहर बहुत कम लोगों ने इस समूह के बारे में सुना था। सासू बेहद शक्तिशाली था और उसे व्यक्तिगत रूप से अपमानित न करना सबसे अच्छा होगा। यह एक निर्विवाद तथ्य था, लेकिन वॉटसन परिवार को धमकाने के लिए सिल्वर मून मर्सिनरी ग्रुप का उपयोग करना पूरी तरह से हास्यास्पद था। इसके अलावा आप केवल एक सहयोगी हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपका सहयोगी गिल्डेड रोज के लिए वॉटसन परिवार से अलग होने को तैयार होगा? एलन ने अत्यधिक तिरस्कार के साथ आरव मेहरा की ओर देखा। उसे लगा कि इस युवा महान जादूगर को क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक था, अन्यथा वह युवा महान जादूगर महसूस करेगा कि वॉटसन परिवार
कि वह एलन वॉटसन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आसानी से अपमानित किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि ग्रेट मैज मेहरा वॉटसन परिवार का विरोध करने पर आमादा है। हाय मैज एलन, आपके शब्द गलत हैं। मैं सिर्फ व्यवसाय के लिए गिल्डेड रोज चला रहा हूँ। गिल्डेड रोज के आइटम कोई भी खरीद सकता है, ये किसी का विरोध कैसे हो गया? अच्छा। एलन ने ठंडी निगाहों और ठंडी मुस्कान के साथ आरव मेहरा को देखा और 3 बार शब्द दोहराया। फिर उसने विलियम को, जो आरव मेहरा के बगल में था, एक भयंकर नज़र से देखा। मेहरा परिवार का विलियम, है न? क्या संयोग है, हाय मैज एलन। ये देखते हुए कि वह इससे बच नहीं सकता, विलियम ने बस वही दिखाया जो उसने सीखा था, इसे एक बार फिर संयोग के विचार का उपयोग करते हुए। हाँ विलियम, क्या संयोग है? एलन के चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली, लेकिन जब उसने विलियम को देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जिसे रोकना मुश्किल था। एक नज़र से उसने विलियम को पीला कर दिया था। विलियम चौंक गया। यह एक आत्मा का हमला था। ये साधारण नज़र वास्तव में एक छिपा हुआ हमला था। अगर इससे ठीक से बचाव नहीं किया गया तो ये पीड़ित को बेवकूफ़ बना सकता है। विलियम इस समय मन ही मन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। ये वास्तव में लेटे हुए गोली लगने जैसा था। वह बस चुपचाप बैठा था तो वह उस कमबख्त एलन वॉटसन का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था, और उस पर एक आत्मा का हमला होना। अगर मुझे पता होता तो मैं इस मस्ती में भाग लेने नहीं आता। एलन वॉटसन, आप वास्तव में रेवन के पिता हैं। आरव मेहरा ने हंसते हुए अपना बायां हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। उसके बाएं हाथ पर सोल वॉकर की अंगूठी चमक उठी, जिससे एलन का आत्मा का हमला समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। सोल वॉकर एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल था और अपने चरम पर इसकी शक्ति एक आर्कमेज से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। और मैजिक टूल अवतार लॉर्ड शॉन एक आत्मा जीवन रूप था। वह सभी प्रकार की आत्मा तकनीकों में स्वाभाविक रूप से कुशल था। हालांकि उसके पास केवल थोड़ी शक्ति बची थी, लेकिन आत्मा के हमले का विरोध करना कोई जटिल काम नहीं था। एलन कुछ हद तक हैरान था कि उसका आत्मा हमला विफल हो गया, लेकिन सदमे की जगह जल्द ही एक दृढ़ अभिव्यक्ति ने ले ली। राजीव मेहरा, मैं देख रहा हूं कि तुमने खुद को वाटसन परिवार के खिलाफ खड़ा कर लिया है। सच कहूं तो वाटसन परिवार की नज़र में केवल 2 तरह के लोग हैं, दोस्त होते हैं और दुश्मन होते हैं। अपनी पसंद बनाओ, वाटसन परिवार का दोस्त बनो या उसका दुश्मन। अवसर केवल एक बार आता है, अगर तुम इसे नहीं पकड़ सकते तो मुझे बहुत निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। एलन ने अपना हाथ मेज पर रखा और खड़ा हो गया। उसके द्वारा आने वाले भारी मात्रा में मैना उतार चढ़ाव के कारण उसका काला लबादा हवा रहित रिसेप्शन रूम में लहरा रहा था। उस पल सभी को एक भयानक दबाव महसूस हुआ। मुझे आश्चर्य है कि हाई मैज एलन क्या योजना बना रहा है। आरव मेहरा धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें उसे उकसा रही थीं। अच्छा। एलन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए अच्छा शब्द को कुछ और बार दोहराया। जैसे जैसे उसके शरीर से फैलने वाला मैना उतार चढ़ाव और भी अधिक मजबूत होता गया, उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि चूंकि आपने 9वीं रैंक के महान जादूगर को हराया है, इसलिए आपके पास हाई मैज को चुनौती देने की योग्यता है? क्या आपको लगता है कि चूंकि आप सिल्वर मून मर्सेनरी ग्रुप से संबद्ध हैं, इसलिए वॉटसन परिवार आपके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा? मुझे देखने दो कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आरव मेहरा का एलिमेंटल अवतार पहले से ही तैयार था जब मैना उतार चढ़ाव फैलने लगा। अपना 5वां मैजिक एरे प्राप्त करने के बाद आरव मेहरा द्वारा निर्मित एलिमेंटल अवतार ने न केवल उसे जादुई क्षति के प्रति प्रतिरोध, बढ़ी हुई शक्ति के साथ तुरंत मंत्रों को डालने की क्षमता और बिजली की गति दी। अब अगर आरव मेहरा अपने एलिमेंटल अवतार में शक्ति के साथ फूट पड़े तो वह वास्तव में एक एलिमेंटल जीवन रूप से अलग शक्ति प्रदर्शित नहीं करेगा। ये कहा जा सकता है कि अगर यह एलिमेंटल अवतार डाला गया तो हाई मैज एलन भी कुछ ही क्षणों में टूट जाएगा। आरव मेहरा ने विलियम मेहरा को बचाने और 2 हाई मैज को हल्के में लेने की हिम्मत क्यों की? यह उन्हें सबक सिखाने के लिए था। सौभाग्य से एलन के लिए एक दस्तक की आवाज़ ने उसे बचा लिया, लेकिन उसके लिए दुख की बात है कि उसे यह नहीं पता था। उस पल एलन के दिमाग में इस घमंडी युवा बदमाश को सबक सिखाने और उसे यह बताने के बारे में विचार भरे हुए थे कि एक महान जादूगर और एक उच्च जादूगर के बीच कितना बड़ा अंतर है और कैसे वाटसन परिवार का दुश्मन बनने का फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मंत्र तैयार, इशारा तैयार, मंत्र तैयार, लेकिन दस्तक ने सब कुछ बाधित कर दिया था। इस समय एलन बस अपने गुस्से को रोक नहीं सका। कौन दस्तक दे रहा है? मुझे माफ़ करें। हॉग ने सावधानी से अपना सिर अंदर डाला। मैं ग्रेट मैज मेहरा की तलाश कर रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने इधर उधर देखा। उसे डर था कि उसने मेहरा को तब परेशान कर दिया होगा जब वह किसी महत्वपूर्ण अतिथि के साथ था। जब उसने एलन वॉटसन को बहुत गुस्से में देखा तो उसने सावधानी से अभिवादन किया, हाई मैज एलन। क्लाउड टॉवर और वॉटसन परिवार दोनों ओकलैंड में रहते थे। उनके बीच कोई विवाद नहीं था और समय समय पर उनके बीच कुछ आदान प्रदान भी होता था। हॉग के लिए एलन को जानना सामान्य बात थी। स्वाभाविक रूप से ये जानने के स्तर पर ही था। हॉग 9वीं रैंक के हाई मैच के रूप में सर के रूप में संबोधित किए जाने से बस एक कदम दूर था। क्लाउड टॉवर में भी वह एक शीर्ष अस्तित्व था, अन्यथा उसे फेनरुसिन फॉर्मूला के शोध में भाग लेने के लिए स्टार सेज जोई द्वारा नहीं चुना जाता। एलन वॉटसन के लिए
वह 3 साल पहले हाई मैच दायरे में आया था और उस समय वह केवल प्रथम श्रेणी का हाई मैच था। हॉग के सामने वह वास्तव में एक महान जादूगर से अलग नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्लाउड टॉवर पूरे राज्य की 2 प्रमुख ताकतों में से एक था। वॉटसन परिवार उनसे तुलना करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार हॉग को प्रवेश करते देखकर एलन का चेहरा जम गया। जब वह संभलने में कामयाब हुआ तो वह पहले से ही असमंजस में था। हाई मैच हॉग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेहरा को एक जादुई उपकरण देने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलन वॉटसन अचानक सांस लेने में असमर्थ हो गए। मेहरा को जादू का औजार देने आया था। क्या ये राजीव मेहरा हाई मैच हॉग से संबंधित हो सकता है? हाई मैच हॉग उसे एक जादुई उपकरण देने के लिए और क्यों आएगा? यदि वे संबंधित नहीं होते तो वह यहाँ क्यों आते? एलन के विचार सभी गड़बड़ी में थे। इसके अलावा हॉग ने उन्हें इस तरह के परिचित स्वर से संबोधित किया जब उन्होंने उन्हें मेहरा कहा। क्या ये कहने के समान नहीं है कि वे संबंधित हैं? ये समान स्थिति के मित्र हो सकते हैं या युवा पीढ़ी के बड़े हो सकते हैं। समान दर्जे वाले दोस्त निश्चित रूप से असंभव होंगे। फिर ये राजीव मेहरा सबसे अधिक संभावना है कि हॉग का जूनियर है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वह चौंक गया था। पवित्र बकवास। एलन वॉटसन पीला पड़ गया। अगर यह एक और उच्च दाना होता तो ठीक होता, लेकिन ये हाई मैच हॉग था, कोई सर हॉग कहलाने से एक कदम दूर। अगर राजीव मेहरा के पास वास्तव में ऐसा समर्थक है तो मेरी आज की यात्रा निश्चित रूप से व्यर्थ होगी। मैं हाई मैच हॉग के सामने राजीव मेहरा को बलपूर्वक वश में करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही वे दोनों उच्च दानाएं थे, एलन वॉटसन को यह कैसे पता नहीं था कि पहली रैंक के उच्च दाना और 9वीं रैंक के उच्च दाना के बीच का अंतर कितना बड़ा था। ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था कि 9वीं रैंक के हाई मैच की उंगली पहली रैंक के उच्च दाना से अधिक मजबूत थी। ये कैसे हो सकता है? हालांकि वॉटसन परिवार गिल्डेड रोज के संपर्क में अपेक्षाकृत देर से आया था, फिर भी उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वॉटसन परिवार को यह भी पता था कि राजीव मेहरा शायद मेहरा परिवार का दूर का बच्चा रहा होगा, लेकिन जानकारी में कभी नहीं कहा गया कि यह मेहरा हाई मैच हॉग से परिचित था। यह इतनी अचानक हुआ। इस समय एलन वॉटसन वास्तव में खुफिया संचालन के प्रभारी से पूछना चाहता था कि उसने अपना काम कैसे संभाला। वह इतना महत्वपूर्ण मामला कैसे नहीं खोज सका? ये 9वीं रैंक का हाई मैच है, एक बड़ी दीवार है और मैं सीधे इसमें जा घुसा। एलन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह समझ गया कि अगर यह सच में वैसा ही था जैसा उसने सोचा था तो नेदर आयरन वेन को जब्त करना तो दूर, सुरक्षित रूप से निकलना भी एक समस्या होगी। एलन केवल उम्मीद कर सकता था क्योंकि उसने सावधानी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हाई मैच हॉग का ग्रेट मैच मेहरा से क्या रिश्ता है? किस तरह का रिश्ता? ये सुनकर हॉग ने अचानक इस मेहमान पर ध्यान दिया। उसने एलन को घूरते हुए उसे आंकते हुए देखा। जब वह पहले दरवाजे के बाहर था तो हॉग ने कमरे के अंदर कुछ बहस सुनी थी और भयंकर मान उतार चढ़ाव को महसूस कर पाया था। भले ही वह धीमा था, फिर भी हॉग समझ जाएगा कि अब क्या हो रहा था क्योंकि एलन उससे ये सवाल पूछ रहा था। हॉग की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। यह एलन वॉटसन वास्तव में साहसी है। वह वास्तव में ग्रेट मैच मेहरा से झगड़ा करने की हिम्मत करता है, यहाँ तक कि अपने मान उतार चढ़ाव के साथ उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी करता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह ग्रेट मैच मेहरा पर हमला करने वाला था? एलन को अविश्वसनीय रूप से देखते हुए हॉग वास्तव में पूछना चाहता था, क्या आप जानते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है? वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो फेनरुसिन फॉर्मूला के 1 दर्जन मुख्य मंत्र मैट्रिक्स को हल करने में सक्षम था। पूरा क्लाउड टॉवर उसके लिए जयकार कर रहा था। 3 आर्कमेज ने दिखाया कि वे उसे बहुत सम्मान देते हैं और स्टार सेज जोही ने खुद भी उसे प्रणाम किया। क्या तुम जीने से थक गए हो? स्वाभाविक रूप से हॉग खुद ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि यह एक बड़ा रहस्य था जिसे वह अपने दिल में छिपाए हुए था। उस चमत्कारी रात के बाद सभी के चले जाने के बाद हॉग ने अपनी आंखों से 3 आर्कमेज को उस युवा महान जादूगर के लिए लड़ते हुए देखा। वे एक तीव्र संघर्ष में फट पड़े। यह एक अचूक दृश्य था। एकमात्र गवाह होने के नाते हॉग अभी भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वह बहुत कुछ जानता था। हॉग को अभी भी तीनों आर्कमेज के चेहरे याद हैं जब वे अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर एक दूसरे को कोस रहे थे। उस समय उनकी उपस्थिति के आधार पर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि ये तीनों राज्य के शिखर पर खड़े आर्कमेज थे। ये तीनों बाजार में कोसने वाली आंटियों से अलग नहीं थे। अगर यह बात फैलती तो कौन इस पर विश्वास करता? कौन इस पर विश्वास कर सकता था? लेकिन हॉग जानता था कि यह सच था। हालांकि तीनों आर्कमेज उस समय के बारे में फिर कभी कुछ न कहने और उस युवा महान जादूगर को आकर्षित करने की कोशिश करने का कोई संकेत न दिखाने पर सहमत हुए। हॉग जानता था कि उसके अपने शोध कक्ष में एक भयंकर चिल्लाहट हुई थी। तीनों आर्कमेज ने चुप रहना इसलिए नहीं चुना क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी, बल्कि इसलिए कि वे इंतजार करना चाहते थे। वे तीनों ओकलैंड की सबसे शक्तिशाली ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे, क्लाउड टॉवर, मर्करी टॉवर और ओकलैंड मैजिक स्कूल। उनके बीच की लड़ाई 3 प्रमुख ताकतों के बीच की लड़ाई जैसी ही थी। ये पूरे राज्य को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगा और परिणाम इतने गंभीर होंगे कि वे 3 आर्कमेज भी शायद उन्हें संभाल न सकें। इस प्रकार वे इंतजार करने के लिए सहमत हुए, युवा महान जादूगर को चुनने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए।
हॉग ने सब कुछ देखा और उसे गवाह बनने के लिए भी कहा गया, इसलिए वह किसी से भी ज्यादा जानता था कि उन 3 आर्कमैच के दिलों में ये युवा महान जादूगर कितना महत्वपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि जब तक ये राजीव मेहरा आज्ञा देता, तीनों महापुरुष वाटसन परिवार जैसी शक्ति को भी नष्ट कर सकते थे। इस स्मृति को याद करने के बाद हॉग के मन में यह विचार आया कि जब उसे एहसास हुआ कि एलन उस युवा महान जादूगर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, तो वह था, एलन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वाटसन परिवार बहुत लंबे समय से है? इसे पहले से ही मौत को आमंत्रित करना नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तरह से वाटसन परिवार के लिए दुर्भाग्य को आकर्षित करना है। स्वाभाविक रूप से हॉग एलन वाटसन से ऐसा नहीं कह सकता था। एलन वाटसन से इस बारे में बात करना तो दूर की बात है, हॉग इस युवा महान जादूगर के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि हॉग कभी भी उन 3 महापुरुषों के निर्देशों की अवहेलना करने और जो उसने देखा था उसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि हॉग को लगा कि यह एक दुर्लभ अवसर था। मेहरा और मैं एक दूसरे को जानते हैं। हॉग ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। राजीव मेहरा उन 3 महापुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगर वह और भी साहसी होता तो भी हॉग बेपरवाही से दोस्त होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। जब ये शब्द एलन के कानों में पड़े तो हाई मैच का दिमाग हिल गया और उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। सौभाग्य से एलन को लगा कि हाई मैच हॉग अपनी जानी पहचानी आवाज के कारण मेहरा के करीब था और इस वजह से वह आशंकित था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते उतने गहरे नहीं थे जितने उसने सोचे थे। अन्यथा हाई मैच हॉग ने इसे सिर्फ एक दूसरे को जानना नहीं बताया होता। एक दूसरे को जानना, दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वे असली परिचित थे। ओह ठीक है, मुझे याद है, मेहरा परिवार के साथ हॉग का रिश्ता बहुत अच्छा है। 1000 सल्स सिटी की यह यात्रा मेहरा परिवार के लिए किसी तरह का उपकार होना चाहिए, जैसे कि 1000 सल्स सिटी में फंसे उस बच्चे तक मैजिक टूल पहुंचाने में उनकी मदद करना। हो सकता है कि हॉग आने के लिए तैयार न हो, यह मेहरा परिवार के लिए एक उपकार होना चाहिए था। हाई मैच वाटसन इस विचार की दिशा में आगे और आगे बढ़ते गए। मैं समझता हूँ, वे एक दूसरे से परिचित भी नहीं हैं। मैं व्यर्थ ही चिंतित था। पता चला कि ऐसा ही था। ये सोचते हुए कि वह समझ गया है, एलन ने हॉग को सहानुभूति का भाव दिया। इसके पीछे का अर्थ था, हॉग, मैं आपकी परेशानियों को समझता हूँ, किसी एहसान को करने से पीछे न हट पाना बहुत कष्टप्रद है। एलन वाटसन, अभी क्या हुआ? हॉग ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति उसे इस तरह क्यों देख रहा है। मैं एक सम्मानित 9वीं रैंक का उच्च जादूगर हूँ, एक पहली रैंक का उच्च जादूगर मुझे इस तरह क्यों देखेगा? दुर्भाग्य से एलन को पता नहीं था। हॉग का सवाल सुनने के बाद एलन को लगा कि यह उच्च जादूगर एक प्रदर्शन देखना चाहता था। एलन ने स्थिति को छिपाया नहीं और तुरंत ही समझा दिया, लेकिन उसने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे पूरा मामला एक निष्पक्ष सौदे जैसा लगे। समझाने के बाद उसने सहजता से कहा, बिल्कुल सही समय है। हाई मैच हॉग, चूंकि तुम यहाँ हो, क्या तुम युवा मेहरा को सलाह दे सकते हो? तुम जानते हो कि वाटसन परिवार कभी भी किसी मित्र के साथ अन्याय नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सुनकर हॉग का चेहरा सफेद पड़ जाएगा। अरे एलन वाटसन, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो? खुद मौत को गले लगाना काफी नहीं है, तुम फिर भी मुझे घसीटना चाहते हो। युवा मेहरा को सलाह देना, क्या तुम पागल हो? हॉग ने तुरंत इस लापरवाह उच्च जादूगर से खुद को दूर करने के बारे में सोचा। वह युवा मेहरा 3 आर्कमैच को एक पल में तुम्हारे वाटसन परिवार को कुचलने के लिए कह सकता था। फिर भी तुम मौत को गले लगा रहे हो और उसकी नेदर आयरन वेन लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है कि कभी भी किसी मित्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए? तुम, एलन वाटसन, महान जादूगर मेहरा के दोस्त की तरह काम करने की हिम्मत करते हो। क्या अब जागने का समय नहीं आ गया है? यह अच्छा नहीं है, मैं उस बेवकूफ़ के हाथों में नहीं पड़ सकता। एलन वाटसन, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुरंत 1000 सल्स सिटी छोड़ दो, अपने वाटसन परिवार पर कोई संकट मत बुलाओ। हॉग का चेहरा ठंडा पड़ गया। हाँ, हाई मैच हॉग, ये है। एलन ने खाली आंखों से देखा। खुद को हॉग से अचानक झगड़ता देख एलन कुछ देर तक संभल नहीं पाया। क्या हुआ? मैंने हाई मैच हॉग को कैसे नाराज कर दिया? हम इतनी जल्दी कैसे झगड़ सकते हैं? एलन पहले तो उलझन में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि हॉग को किस बात ने नाराज किया। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, सुनो या ना सुनो, ये तुम पर निर्भर है। हॉग ने एलन को कोई छूट नहीं दी। कोई लेकिन नहीं है एलन वाटसन। अगर तुम मेहरा के दुश्मन बनना चाहते हो तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। तुम्हें सावधानी से सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ। हॉग के ठंडे चेहरे और राजीव मेहरा के अपरिवर्तित भाव को देखते हुए एलन वाटसन ने आखिरकार अपने दांत भींच लिए और कुछ समय के लिए सहने का फैसला किया। आखिरकार हॉग एक सच्चा 9वीं रैंक का उच्च जादूगर था, जबकि एलन सिर्फ पहली रैंक का उच्च जादूगर था। वह वास्तव में तुलना में चींटी से अलग नहीं था। हॉग को उसे मारने के लिए सिर्फ एक उंगली की जरूरत होगी। हालांकि एलन शिकायतों से भरा हुआ था, लेकिन वह सिर्फ चुपचाप सह सकता था। खुद की बात तो छोड़ ही दें, कुछ बुजुर्गों के अलावा सिर्फ 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की ताकत वाले पैट्रियार्क ही हॉग से बातचीत कर सकते थे। बाकी लोगों के पास ऐसा करने की योग्यता नहीं थी।
एलन वॉटसन धीरे से उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके कदम भारी हो गए और उसकी आंखों में संदेह था। जैसा तुम चाहो, हाई मैच हॉग। मैं तुरंत थाउजेंड सल सिटी छोड़ दूंगा, लेकिन उस नेदर आयरन वेन ने सिर्फ वॉटसन परिवार का ध्यान ही आकर्षित नहीं किया। तुम हमेशा थाउजेंड सल सिटी में नहीं रहोगे एलन वॉटसन, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हॉग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन ये कहने के बाद वह चिंता में आरव मेहरा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। एलन वॉटसन के शब्द स्पष्ट थे, वास्तव में मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन तुम यह मत भूलना कि मेरे पीछे वॉटसन परिवार है। भले ही वॉटसन परिवार दिखाई न दे, लेकिन दूसरी ताकतें आगे आ सकती हैं। जब तक तुम, हॉग, हर समय थाउजेंड सल सिटी में नहीं रहोगे, मुझे जल्द या बाद में कोई अवसर मिल ही जाएगा। उस समय एक महान जादूगर के लिए नेदर आयरन वेन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। हॉग वाकई चिंतित था। अगर उनके बीच सामान्य रिश्ता होता तो हॉग के कामों को बेहद परोपकारी माना जाता। आरव मेहरा की मदद करने के लिए उसने वॉटसन परिवार जैसी बड़ी ताकत को नाराज करने में भी संकोच नहीं किया। हॉग की ओर से सिर्फ इतना ही एक बड़ा उपकार माना जाता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हॉग बाद में इस मामले से हाथ धो सकता था और छोड़ सकता था, जिससे वॉटसन परिवार आगे बढ़ने का कोई और तरीका खोज सकता था। ग्रेट मैच अपनी नेदर आयरन वेन नहीं रख पाएगा और इसका हॉग से कोई लेना देना नहीं होगा। समस्या ये थी कि उसका इस युवा ग्रेट मैच के साथ कोई सरल रिश्ता नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो जब चाहे किसी आर्कमेज का शिष्य बन सकता था। उस व्यक्ति के साथ पक्षपात करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता था जिससे नापसंदगी पैदा हो। इसलिए जब एलन ने ये कहा तो हॉग ने अपने दांत पीस लिए। अगर ऐसा लगता कि स्थिति ठीक नहीं है तो हॉग सीधे जोई से अनुरोध करेगा कि वह उसे लंबे समय तक थाउजेंड सल सिटी में रहने दे। किसी भी मामले में जब तक वह इस युवा महान जादूगर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में सक्षम था, उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि तीनों आर्कमेज उसकी मदद को याद रखेंगे, यहाँ तक कि यह महान जादूगर भी उसे असीम लाभ पहुंचाएगा। आखिरकार उस युवा महान जादूगर के जादू के ज्ञान को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। अगर उसे उसकी मदद मिल जाती तो हॉग थाउजेंड सल सिटी में सफल हो सकता था और आर्कमेज दायरे तक पहुंच सकता था। मेहरा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हॉग ने अपना मुंह खोला। एलन वॉटसन के अभी तक जाने का फायदा उठाने के लिए सीधे तौर पर पीछे रहने के अपने फैसले की घोषणा करना और वॉटसन परिवार के इरादों को पूरी तरह से बंद करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव मेहरा धीरे धीरे खड़ा होगा। हाय, मैं एलन वॉटसन, क्या रेवन ने आपको नहीं बताया कि मैं नुकसान सहने वाला नहीं हूँ? क्या? एलन हैरान रह गया। फिर उसे याद आया कि जब रेवन वापस आया था तो उसने उससे कहा था कि यह युवा महान जादूगर बहुत तुच्छ है। जब रेवन ने जाने का फैसला किया तब भी वह युवा महान जादूगर उसे जाने देने के लिए सहमत नहीं हुआ, जब तक कि रेवन को बदले में एक फ्लेम इम्प्रिंट नहीं मिल गया। उस समय वह युवा महान जादूगर किसी भी तरह का नुकसान उठाने को तैयार नहीं था। तो अब इसका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि क्योंकि मैंने विलियम पर एक स्पिरिट इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह मुझे भी एक स्पिरिट इम्पैक्ट लौटाना चाहता है? यह विचार इतना मनोरंजक था कि एलन खुद को हंसने से नहीं रोक सका। यह युवा महान जादूगर बहुत दिलचस्प था। वह एक उच्च जादूगर से एक महान जादूगर की तरह निपटना चाहता है। अज्ञानी को कोई डर नहीं होता। एकमात्र महान जादूगर एक उच्च जादूगर को व्यर्थ में चुनौती दे रहा है। कितना प्यारा है। एलन को सच में लगा कि अगर हॉग की मौजूदगी न होती तो दूसरा पक्ष 10 बार पहले ही मर चुका होता। तब उसे ऐसी बेतुकी बातें कहने का मौका नहीं मिलता। एलन ने अपना सिर हिलाया और एक मजाकिया भाव के साथ उसने कहा, महान जादूगर मेहरा, कोई भी हारना पसंद नहीं करता, ये केवल आपकी ताकत पर निर्भर करता है। क्या ऐसा है? आरव मेहरा ने एलन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बस एक नज़र। लेकिन उस नज़र के साथ भयंकर मैना उतार चढ़ाव उठे। ऐसा लगा जैसे रिसेप्शन रूम में तूफान भर गया हो। ये वही स्पिरिट इम्पैक्ट था, लेकिन इसकी गति एलन की तुलना में कहीं बेहतर थी। नहीं, इसे पहले से ही स्पिरिट इम्पैक्ट नहीं कहा जा सकता था, ये बस एक स्पिरिट स्टॉर्म था। वॉटसन परिवार के 6 महान जादूगरों ने कुछ खून जमा देने वाली चीखें निकाली, क्योंकि उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। हालांकि फेल्यू और विलियम स्पिरिट स्टॉर्म की सीमा से बाहर थे, लेकिन उन्होंने भी भयभीत भाव दिखाए। जहां तक एलन वॉटसन का सवाल है, जैसे ही आरव मेहरा ने अपना स्पिरिट स्टॉर्म छोड़ा, वह दीवार पर धमाके के साथ गिरा। एलन ने मुश्किल से संघर्ष किया, उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। उसकी बेजान आंखें डर से भरी हुई थीं। उसने आरव मेहरा की ओर इशारा किया, कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह रुक गया। उसकी उंगली पहले से ही भयंकर रूप से कांप रही थी। एलन स्पिरिट स्टॉर्म के केंद्र में था। स्पिरिट स्टॉर्म में सभी लोगों में से एलन इसे सबसे अधिक महसूस कर सकता था। वह महसूस कर सकता था कि वह तूफान कितना शक्तिशाली था। इस बार एलन वॉटसन को पता चला, ये युवा महान जादूगर जिस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। एलन वॉटसन स्पिरिट स्टॉर्म के रिलीज होते ही अंतहीन शक्ति को बाहर निकलता हुआ महसूस कर सकता था। वह इससे लड़ नहीं सकता था, वह इसका विरोध नहीं कर सकता था। और इसके विपरीत पहले से उसका स्पिरिट इम्पैक्ट एक बच्चे के खिलौने की तरह ही हास्यास्पद था।
ये कहा जा सकता है कि जब तक युवा महान जादूगर चाहता, वह उसे बेवकूफ़ बना सकता था, भले ही वह उसे मारना न चाहे। यह उसकी अपनी रैंक से कहीं ऊपर की शक्ति थी। एलन जमीन पर बैठ गया और बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। ये व्यक्ति महान जादूगर कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे अस्वीकार करने की हिम्मत की, पूरे वॉटसन परिवार को अस्वीकार कर दिया। एलन वॉटसन को आखिरकार समझ में आ गया। हॉग के आने से उस युवा महान जादूगर की जान नहीं बची, बल्कि उसने खुद को बचाया। अगर हॉग 10 सेकंड बाद आता तो एलन ने सच में अपना जादू चला दिया होता और वह एक लाश बन जाता। आरव मेहरा के स्पिरिट स्टॉर्म की ताकत बहुत भयानक थी, जिसने लगभग तुरंत ही एलन के आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया। ये हाई मैच जो गिल्डेड रोज में प्रवेश करने के बाद से ही अलग थलग था, आखिरकार समझ गया कि जिस युवा महान जादूगर को वह कभी भी मार सकता था, वह वास्तव में एक भयावह अस्तित्व था जो उसे कभी भी मार सकता था। हाँ, अप्रत्याशित, सचमुच अप्रत्याशित। इस विशाल अंतर का सामना करते हुए एलन ने दीवार के सहारे अपने हाथों का उपयोग करते हुए एक अप्रिय दुखी हंसी निकाली। 6 लंगड़े महान जादूगरों और एक चकित उच्च जादूगर के साथ वह गिल्डेड रोज से बाहर निकल गया। आरव मेहरा मुस्कुराया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। यह आरव मेहरा का नर्म दिल होना नहीं था। जादू के युग के अंत में 20 साल से अधिक समय बिताने के बाद उसका दिल पहले ही ठंडा हो चुका था। ये कहा जा सकता है कि जब तक वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, आरव मेहरा नरसंहार शुरू करने में संकोच नहीं करेगा। 1000 लोग, 10,000 लोग, इससे आरव मेहरा को कोई अपराधबोध नहीं होगा। लेकिन साथ ही अगर कोई कदम अर्थहीन होता तो आरव मेहरा कोई कदम नहीं उठाता। अब उदाहरण के लिए, उसने पहले ही एलन वॉटसन के आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया था। अगर वह वॉटसन परिवार में वापस भी आ जाता तो भी वह हमेशा प्रथम श्रेणी का उच्च जादूगर बना रहता। आरव मेहरा को और कुछ करने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा एलन वॉटसन ओकलैंड की प्रमुख सेनाओं में से एक वॉटसन परिवार का सदस्य था। किसी बड़ी सेना से सिर्फ हत्या के इरादे को पूरा करने के लिए अंत तक लड़ने की उसकी कोई योजना नहीं थी। किसी भी मामले में उसे व्यवहारिक और उपयोगितावादी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसी तरह वह उन कठिन समयों में जीवित रहा था। मेहरा, ये वह जादुई उपकरण है जिसे सर जोई ने मुझे देने के लिए कहा था। एलन के जाने के बाद हॉग ने वॉटसन परिवार के बारे में और कुछ नहीं सोचा और उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक सीलबंद जादू का डिब्बा निकाला। ये जादूगरों और कीमियागरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम भंडारण विधि थी। जादू के डिब्बे पर एक कीमिया सरणी उकेरी गई थी। इसका उपयोग मैना के उतार चढ़ाव को फैलने और मैना को बिखरने से रोकने के लिए किया जाता था। ऐसे बक्सों का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत महंगी कीमिया वस्तुओं और जादुई सामग्रियों के लिए किया जाता था। जब जादू का डिब्बा खुलता था तो बर्फीले मैना के उतार चढ़ाव फैल जाते थे, जिससे कमरा ठंडा महसूस होता था। आरव मेहरा ने गहरी सांस ली और हॉग के हाथों में मौजूद बॉक्स की ओर बढ़ा। मैजिक बॉक्स के अंदर एक काली अंगूठी थी। अंगूठी में कोई रत्न नहीं जड़ा हुआ था, केवल एक अजीब प्रतीक था। आरव मेहरा ने भी पहले कभी इस प्रतीक को नहीं देखा था। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब इसने आरव मेहरा के हाथ को छुआ तो ऐसा लगा जैसे प्रतीक जीवित हो गया हो, लगातार दमघोंटू उतार चढ़ाव जारी कर रहा हो। आरव मेहरा को यह भी लगा कि इन उतार चढ़ावों में भूख की भावना भी थी। आरव मेहरा जानते थे कि यह ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की शक्ति थी। हालांकि मैजिक टूल अवतार मौजूद नहीं था, ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल पहले से ही एक अस्तित्व था जिसमें जीवन की तरह कुछ था। भूख की भावना वास्तव में ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल से आई थी। ये ब्लैक डेथ रून की आत्मा की आग की प्यास थी। धन्यवाद हाई मैच हॉग। मेहरा, तुम बहुत विनम्र हो। हॉग ने आसानी से उसका धन्यवाद स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत खुद को विनम्र बना लिया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, ओह ठीक है मेहरा, वॉटसन परिवार शायद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए 1000 सल सिटी में क्यों न रहूं।